अस्सलाम। क्या हाल हैं आपके? मैं प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा अली, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त दोपहर के 3 बजे हमारा सेशन था, आज प्लान था मेंटल हेल्थ के रेफरेंस से हमारा प्लान था कि हम बात करें। और आज का जो सेशन है ये एक इंटरैक्टिव सेशन होगा, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि कुछ लोग ज्वाइन कर लें और फिर हम अपनी जो का आगाज़ करें। अच्छा, मेंटल हेल्थ पे थोड़ी सी मैं बात करूँगी कि हमने रमज़ान से पहले हमने प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। अस्सलाम वालेकुम मोमन, वेलकम टू द प्रोग्राम। आई अप्रिशिएट कि आप हमारे तकरीबन रोज़ के प्रोग्राम्स में ही होते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है हमने स्टार्ट किए थे। तकरीबन 1 महीना हो चुका है, हम तकरीबन 28 to 29 प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं। और आज का सेशन रखने का मकसद ये था कि हम बातचीत करें, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखें इस प्रोग्राम को। और मैं ये चूँकि थेरेपिस्ट जो है, जब हम साइकोथेरेपी करते हैं या जब हम काउंसलिंग करते हैं, तो बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि जिसके साथ हम इंटरेक्ट करें, जो हमारे क्लाइंट्स हैं या जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो उस चीज़ को लर्न करें और इनकॉर्पोरेट कर लें अपनी डेली लाइफ के अंदर। और फिर हम एक फीडबैक लेते हैं कि क्या उन्होंने सीखा, किस तरह से लर्न किया है और क्या उनकी समझ के आई है। जब भी फ़ायदा होता है, अगर हमें लगता है कि आप जो बात हमने आपको कन्वे की थी या जो मैसेज हमने आप तक पहुंचाया था, वो मैसेज आप तक पहुंच गया है और आपको समझ आ गई है। तो आज का जो सेशन है ये हम बात करेंगे थोड़ी सी पहले तो मेंटल हेल्थ की, और मैं चाहूँगी कि आप लोगों को क्या लगता है कि मेंटल हेल्थ क्या है, आप लोग अपना व्यू पॉइंट भी शेयर करें। और जो आप लोगों के क्वेश्चन है उससे रिगार्डिंग वो भी आप शेयर करें। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास पहले से आए हुए थे, मैं उस पर भी थोड़ी सी बात करूँगी, उसको आंसर भी करूँगी। और मैं पहले ये भी जानना चाहूँगी कि आप लोगों को क्या लगता है कि मेंटल हेल्थ क्या है, या जो हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स किए, हमने डिफरेंट सेशंस किए, जिसमें हमारी टीम डॉक्टर हिना इमरान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर सोबिया आफ्ताब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैं डॉक्टर उस्मा अली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इसके अलावा डॉक्टर माजिद अली आबदी जो साइकेट्रिस्ट हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, डॉक्टर आतिफ ने पार्टिसिपेट किया, हमारे कुछ और कंसल्टेंट्स हैं जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, उन्होंने इन प्रोग्राम्स के अंदर, डॉक्टर इमरान ने इस प्रोग्राम्स के अंदर जो है पार्टिसिपेट किया और डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में भी दी। और कुछ जो प्रॉब्लम्स लोग फील कर रहे थे उससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बताई। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग के माइंड में क्या आ रहा है कि मेंटल हेल्थ क्या है, कुछ अपना व्यू पॉइंट भी मेरे साथ शेयर करें, ताकि उसको सामने रखते हुए फिर आगे के जो ईद के बाद के प्लान्स हैं हम वो बनाएं। हम उन्हीं के रेफरेंस से जो है आप चूँकि हमारे जो इंस्टीट्यूट का पेज है उसके मेंबर्स हैं, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोग अटेंड भी करते हैं, उसे शेयर भी करते हैं। तो मैं वेट कर रही हूँ कौन कौन शेयर करता है कि उसको क्या समझ आई है कि मेंटल हेल्थ क्या है। वेलकम मोमन, हबीबा, मुराद, इरम, सादिया, जाहिद, सलाम, अमानतुल्लाह, डॉक्टर आतिफ, वेलकम, एंड सादिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने प्रोग्राम ज्वाइन किया। तो क्या है मेंटल हेल्थ, मुझे बताइए। अच्छा चलें, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देती हूँ। जो साइंटिफिक डेफिनेशन है मेंटल हेल्थ की, वो ये है कि मेंटल हेल्थ जो है या जहनी सेहत, ये सिर्फ किसी बीमारी के ना होने का नाम नहीं है। यानी हम ये समझते हैं कि इंसान जहनी सेहत है, अगर उसको कोई बीमारी नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जहनी तौर पे सेहतमंद है। सेहतमंद होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जो उसे मीट करने हैं। वो क्या हैं? हमारी जो सेहत है वो एक तो हमारी जहनी सेहत जो है, जहनी सेहत होने या साइकोलॉजिकल जो वेलबींग है उस पर भी डिपेंड करती है कि इंसान जहनी तौर पे किस तरह से है, उसकी सोच कैसी है, वो कितना चीज़ों को पॉजिटिवली समझता है, चीज़ों के बारे में डिसाइड कैसे करता है, चीज़ों को किस तरह से परसीव कैसे करता है, और किस तरह से अपने रोज़मर्रा के काम काज जो है वो एडिक्वेट तरीके से जो है अंजाम देता है। एक तो साइकोलॉजिकल जो उसकी हेल्थ है उस पर डिपेंड करता है उसकी जहनी सेहत कैसी है, और दूसरा ये कि उसकी जो फ़िज़िकल सेहत है वो किस हद तक जो है उसके जहनी सेहत पे असरअंदाज होती है। क्या वो फिज़िकली फ़िट है, या उसकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम की वजह से क्या उसकी जहनी सेहत जो है वो मुतासिर तो नहीं हो रही, या फिर सोशली वो लोगों के साथ किस तरह से उठता बैठता है, मिलता है, उसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उस पर भी डिपेंड करती है हमारी जहनी सेहत। उसके ताल्लुकात कैसे हैं, और इसके साथ साथ स्पिरिचुअली भी वो किस तरह से है, अपने रिचुअल्स कैसे अंजाम देता है, उसका जो अपने क्रिएटर के साथ है, अल्लाह के साथ उसका कनेक्शन कैसा है, किस तरह से वो बियॉन्ड सेल्फ जो है काम करता है, क्या वो लोगों के साथ
किस तरह से ताल्लुकात रखता है, डिफरेंट जो उसके हकूक़ हैं वो कैसे पूरे करता है, और अपने फ़राइज़ जो है वो किस तरह से अंजाम जो है वो दे रहा होता है। तो ज़हनी जो हमारी सेहत है इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है कि एक माशरे के अंदर रहते हुए जो उसके अंदर सलाहियतें हैं, पोटेंशियल्स हैं, उनको वो कैसे इस्तेमाल करते हुए एक यानी पॉजिटिव तौर पे या एक्टिव जो है सिटीज़न के तौर पे जो है अपना किरदार अदा करता है। यानी हमारे अंदर बहुत सारी सलाहियतें होती हैं जिस पे हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स भी किए, जैसे कि मोटिवेशन भी है, आपकी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, आपकी जो डिफरेंट गोल प्लानिंग होती है, आपकी डिसीजन मेकिंग है। कल हमने प्रोग्राम किया था डॉक्टर हिना इमरान ने पॉजिटिव थिंकिंग पे कि किस तरह से नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव कैसे किया जाता है, और पॉजिटिव रहते हुए किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम इस्तेमाल करें और बरोए कार लेकर आएँ, और हमारे अंदर जो डिफरेंट टैलेंट्स हैं, यानी डिफरेंट चीज़ों के बारे में हमारा एक एप्टीट्यूड होता है, हमें कुछ चीज़ों में हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ में हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, कुछ लोगों में बहुत क्रिएटिविटी होती है, या सिचुएशन को बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, तो उनको हैंडल करते हुए अपनी सोसाइटी में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो ज़हनी सेहत इस पे डिपेंड करती है कि हम अपने तमाम जो सलाहियतें हैं, अपने चारों बीइंग्स यानी सोशल बीइंग, फिज़िकल बीइंग, साइकोलॉजिकल बीइंग और हमारा जो स्पिरिचुअल बीइंग है, इन सब को यूटिलाइज़ करते हुए हम किस तरह से अपने माशरे के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिस तरह से अभी आप लोग अगर इस पेज को सुन रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ से जो चीज़ें भी आपने सीखी हैं, अगर आप अपने आने वाले दिनों में इसको इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब है कि आपने जो कुछ भी सीखा, लर्न किया, उसको एक्टिवली इस्तेमाल किया, तो मेंटली हेल्दी रहने के लिए आपने बहुत सारी एफर्ट्स जो हैं वो पुट किए हैं। तो मेंटल हेल्थ, अच्छा यहाँ पे ज़ारा हक ने लिखा है मेंटल हेल्थ इज़ इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर हेल्थ, हाउ वी थिंक, बिहेव एंड सॉल्व इशूज़, अ पर्सन हैज़ एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन एडिक्वेट मैनर। बिल्कुल ठीक है ज़ारा, कि जो हमारा मेंटल हेल्थ है वो इंटेग्रल पार्ट है। इन चारों जो हमारे बींग्स हैं, जैसे कि जिस्मानी तौर पे भी, जहनी तौर पे भी, माशरती तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी, अगर हम बैलेंस रखते हैं अपनी लाइफ को, यानी सभी की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करते हैं, हकूक़ भी पूरे करते हैं, और अपने जो हमारे फ़राइज़ हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम उनको भी पूरा करते हैं और पॉजिटिवली सोचते हैं, हमारा बिहेवियर भी हमारी थिंकिंग के मुताबिक होता है, और फिर हम उसी तरह से अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करते हैं एडिक्वेटली, तो फिर इसका मतलब है कि हम मेंटली तौर पे हम हेल्दी रहते हैं। वेरी गुड। ताहिरा नहीं, वेलकम फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम। साबिर वेलकम। शिज़ा, अच्छा शिज़ा ने भी अपना कोई क्वेश्चन लिखा है। सलाम डॉक्टर, सडनली मेरी तबीयत ख़राब हुई है, बाद में दिमाग जैसे गुमराह, और फिर अभी बस डर लगता रहता है कि मुझे अभी कुछ ना हो जाए, अभी कुछ हो गया, प्लीज़ अब मुझे बताइए मैं क्या एक्टिविटीज़ करूँ। ओके शीज़ा, बिल्कुल हम इस पे आते हैं कि किस तरह से मैं आपको गाइड करती हूँ कि क्या करना चाहिए। मैं थोड़े से ऊपर के क्वेश्चंस भी रीड कर लूँ। अगर किसी ने शेयर किया है कि मेंटल हेल्थ क्या है, हाउ कंट्रोल एंगर, ठीक है। अच्छा, एंगर पे हमारा प्रोग्राम डॉक्टर हिना इमरान ने किया था, वो आप प्रोग्राम की मैं डिटेल्स हैं मैं शेयर कर दूंगी ताकि आप उस प्रोग्राम को देख लें। पॉजिटिव बिहेवियर, एटीट्यूड, होप, नॉट गिल्ट एंड एंगर। अच्छा ठीक है, मोमन ने कहा है कि जो पॉजिटिव बिहेवियर और एटीट्यूड होता है, यानी लोगों के बारे में जो हम परसेप्शन है हमारी, और जिस तरह से हम अपनी सोच रखते हैं चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में, वो, और जिस तरह से हमारे एक्शंस होते हैं पॉजिटिवली। पॉजिटिव का मतलब यह है कि वो चीज़ हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो, पॉजिटिव तब्दीली लेकर आए और हमारा बेनिफिट दे, और हमारा जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, हमारे लोग हैं, उनके लिए भी जो है वो खुशी का बायस हो, वो पॉजिटिव बिहेवियर जो है। और होप कि हम अपने फ्यूचर से रिलेटेड जो है पॉजिटिव सोचें, फ्यूचर से रिलेटेड होपफुल रहें। हम ये सोचें कि हमने जो काम किया है उसमें अल्लाह ताला जो है हमारे नतीजे जो हैं वो बेहतर होंगे, और हम अच्छा सोचेंगे, अमल करेंगे, तो यकीनी तौर पे उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। ये सब जो है हमारी मेंटल हेल्थ को लीड करता है और बेहतर मेंटल हेल्थ को हमारा प्रमोट करता है। लेकिन अगर हम गिल्ट फीलिंग में चले जाते हैं या हम गुस्सा करते हैं तो वो मेंटल हेल्थ नहीं है। तो यकीनी तौर पे जो हमारा गुस्सा है, बेसिकली तो गुस्सा जो है ये एक इमोशन है, हम सभी लोगों में होता है गुस्सा। कोई एक ऐसा भी शख्स नहीं होगा जिसको गुस्सा ना आता हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गलत बात हो जाए और आपको गुस्सा ना आए तो इसका मतलब है कि ये एक हेल्दी जो है बिहेवियर नहीं होगा।
आपके बारे में, आपकी रिस्पेक्ट के बारे में अगर कोई क्वेश्चन करता है या उसके बारे में कोई बात करता है, जो यकीनी तौर पे उस पर गुस्सा आना जो है वो बनता है कि आप उस पर गुस्सा करें, ताकि आप उसको या आप दिल में बुरा कहें या आप उस शख्स को रोकें जो आपके बारे में गलत बात कह रहा है, ताकि आप उससे जो है उस चीज़ को कंडेम कर सकें और फिर आप जो अपने एनवायरनमेंट को भी आप बेहतर कर सकें। तो एंगर एक नॉर्मल इमोशन है, लेकिन जो एंगर का जो एक्सप्रेशन है कि किस तरह से गुस्से को हमें एक्सप्रेस करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है। सम टाइम हम गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं या दिल में बहुत ज़्यादा हम गुस्सा रखते हैं और दूसरों को यानी बुरा भला भी कहते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि वो गुस्से वाली बात नहीं होती लेकिन हमें बुरी लग जाती है, या ऐसा होता है कि गुस्सा हमें बहुत ज़्यादा आ जाता है और हम उसे दबा देते हैं, या कभी कभार हम थ्रो करने लगते हैं, चीज़ों पे निकाल देते हैं, दूसरे लोगों पे हम अपना गुस्सा निकाल देते हैं, अपने बच्चों पे, फैमिलीज़ पे, या जो हमारे अंडर लोग काम कर रहे होते हैं उन्हें हम कह देते हैं, हालांकि वो इतनी बड़ी बात नहीं होती है, वो इग्नोरेबल बात होती है। और कभी कभार ये होता है कि हम उस चीज़ को अपने अंदर ही अंदर हम रिप्रेस कर देते हैं, जो फिर हमारी हेल्थ के लिए जो है वो डेंजरस हो जाता है। तो एंगर जो मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं वो आप देखिएगा, उसमें बताया गया है कि किस तरह से अपने गुस्से को हमें एक्सप्रेस कैसे करना चाहिए, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें इस्तेमाल करने चाहिए, कैसे हम अपने गुस्सा, चूँकि इमोशन है वो आता है और फिर चला जाता है, तो हमें अपने गुस्से के टाइम पे हमें किस तरह से अपने आप को काम रखना है, हमें कैसे रिलैक्स रखना है, उस सिचुएशन को किस तरह से हमें हैंडल करना है, अपने कम्युनिकेशन को बेहतर कैसे करना है। अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, जिस पे इंशाल्लाह हमारा कल प्रोग्राम है इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे, डॉक्टर हिना इमरान करेंगी, वो भी आप अटेंड कीजिएगा, तो उसमें आप बहुत कुछ लर्न करेंगे कि एंगर को किस तरह से जो है मैनेज किया जा सकता है, ताकि बाद में फिर आपको जो गिल्ट फीलिंग हो रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया, वो ना हो, क्योंकि यही गिल्ट फिर फर्दर हमें जो है हमारी नेगेटिव हमें स्टेट की तरफ लीड करता है, सम टाइम ये डिप्रेशन की तरफ भी हमें ले जाता है, यानी हमें अपने ऊपर ही अफसोस हो रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कभी कभार ये भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा झिझकते हैं बात करते हुए उन लोगों के साथ जिन पे हमने गुस्सा किया होता है कि शायद अब उन्हें बुरा लग जाएगा या पता नहीं मेरे बारे में अब वो क्या सोचेंगे, और यही थॉट जो है हमें रोक देती है और हम उस चीज़ को ना तो लेट गो करते हैं, ना ही उसे हम छोड़ते हैं और ना ही हम जाके माफ़ी मांगते हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लेट गो करना, फॉरगिव करना और माफ़ कर देना हमारे बेनिफिट के लिए होता है। इस पर आज मेरा प्रोग्राम था करने का, मैंने अनाउंस भी किया था लास्ट वीकेंड पे कि हम फॉरगिवनेस पे प्रोग्राम करेंगे, लेकिन मैंने आज का प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन कर दिया है, हम इसे रमज़ान के बाद इंशाल्लाह रखेंगे, क्योंकि सम टाइम जब हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं तो चूँकि वो नेगेटिव इमोशन के साथ अटैच होती है, तो वो हमारे नेगेटिव इमोशन ट्रिगर भी हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाह रही थी कि अभी हम रमज़ान में इसको लेके चलें, हम इसको रमज़ान के बाद इस पर हम बात करेंगे, और फिर डिटेल एक सेशन होगा जिसमें फॉरगिवनेस किस तरह से की जाती है, एंगर को कैसे ख़त्म किया जाता है, कैसे गिल्ट हमारे जो फिज़ियोलॉजिकल हेल्थ है उसको ख़राब करती है या उसको मुतासिर करती है, किस तरह से गिल्ट और एंगर जो है हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ को जो है मुतासिर करता है, उस पर हम बात करेंगे। ओके, डॉक्टर आतिफ ने लिखा है, मैडम आई नीड टू नो योर ओपिनियन दैट हाउ ऑल्दो मेंटल हेल्थ इज़ टू डील विद साइकोलॉजिकल इशूज़, but at the same time I also feel that mental health is also viewed in our society as a stigma. Need your expert advice. बिल्कुल डॉक्टर आतिफ, बहुत अच्छा आपने कमेंट किया है, मैं अप्रिशिएट करूँगी। बिल्कुल मेंटल हेल्थ से देखिए, मेंटल हेल्थ एक पॉजिटिव टर्म है, मैं ये भी लिख सकती थी अपने प्रोग्राम में, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी लिख सकती थी, मेंटल इलनेस भी लिख सकती थी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी लिख सकती थी। मेंटल हेल्थ में हम जब पॉजिटिविटी को लेके चलते हैं तो हमारा फोकस जो है वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ होता है, और ये लोगों को फिर अट्रैक्ट भी करता है, लोग पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, पॉजिटिव चीज़ों के साथ सामने आते हैं और बात करने में थोड़ा ओपन महसूस करते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो है हमारी सोसाइटी के, या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर की बात है, ये बिल्कुल स्टिग्मा है, सिर्फ हमारे सोसाइटी में नहीं है, अगर वर्ल्ड वाइड हम देखें तो बड़े बड़े मुल्कों में भी इस चीज़ को स्टिग्मा जो है समझा जाता है, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है। अवेयरनेस लोगों को पता नहीं है कि जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उनकी नौयत क्या है, कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो माइल्ड हैं, कौन से इश्यूज़ हैं जो मॉडरेट हैं, कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो सीवियर हैं। तो जो सोसाइटी के अंदर लोग जो हैं नेम दे देते हैं या आपको डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं या बुरा भला कहने लगते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो लोगों को लगता है कि इनके साथ हमें नहीं बात करनी या बैठना नहीं है या जॉब पे नहीं रखना है, या लोग ये समझते हैं कि अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप ठीक तरह से काम नहीं कर सकेंगे या आप ठीक तरह से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा नहीं सकेंगे।
तो मेंटल हेल्थ के डिफरेंट लेवल्स होते हैं और बहुत सारे, अभी आपने जब हमारे प्रोग्राम्स जब अटेंड किए हैं बहुत से लोगों ने, तो उन्होंने ये जाना है कि जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, इवन जब अभी संडे को डॉक्टर माजिद ने प्रोग्राम किया था शिज़ोफ्रेनिया पे भी, तो उन्होंने भी ये कहा कि ये सब ट्रीटेबल प्रॉब्लम है। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि और जो डिफरेंट दूसरे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ आप ले लें, कैंसर ले लें, या हाइपरटेंशन ले लें आप, और दूसरे जो डिसऑर्डर्स हैं, फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको ले लें। अगर आपकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम है और उसके लिए आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं और वहाँ पे आपको जो है ठीक हो जाते हैं और अपनी बेहतर लाइफ गुजार सकते हैं, तो इसी तरह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होते हैं जिसके लिए माहिर नफ्सियात जो है, जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं, वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो तिब्बी माहिर नफ्सियात जो हैं, जैसे कि साइकेट्रिस्ट हैं जो दवा के ज़रिए इलाज करते हैं, वो अवेलेबल हैं, न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं। तो हमें उनके पास जाना चाहिए। इन प्रोग्राम्स करने का, ऑनलाइन करने का मकसद भी एक यही था कि हम मेंटल हेल्थ जो है उसको प्रमोट कर सकें, उसकी हम अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि लोग अपने बारे में जो है बात करें और झिझकें नहीं। क्योंकि देखिए हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी भी अगर हम देखें तो हमने स्कूल बंद कर दिए, हमने बहुत सारी और जगह भी बंद कर दी, हम नहीं जा रहे थे, 2 महीने से क्वारंटाइन में थे, घरों में थे, क्योंकि हमारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमने प्रायोरिटी दी अपनी हेल्थ को। तो इसी तरह से जिस तरह से फ़िज़िकल हेल्थ आपकी इम्पॉर्टेंट है, आपकी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फिज़िकली हेल्दी नहीं है तो डेफ़िनेटली फिर आप मेंटली भी तो परेशान होंगे ना। जैसे एंजाइटी बढ़ गई लोगों को, कोरोना की वजह से एंजाइटी हो रही है, या घरों में रहने की वजह से हमें लगा कि लोग डिप्रेशन का शिकार ना हो जाएं, तो हमने प्रोएक्टिवली इसको अपने प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया, ताकि कुछ ना कुछ जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो जाती रहे, आप सीखते रहें, अपने आप को हेल्दी रखें। तो मेंटल हेल्थ को प्रमोट जो है जिस तरह से किया जाना चाहिए था पास्ट में, नहीं किया गया। इसीलिए अभी तक जो है हमारी कोई ऐसी सोसाइटी तो है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसी काउंसिल जो है वो नहीं बनी है। बिल तो हमारी जो साइकोलॉजी काउंसिल है उसका पास हो गया है, इंशाल्लाह वो हो जाएगा आगे, ताकि मॉनिटर भी कर सके कि कौन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, किन लोगों को करनी चाहिए, कौन से क्वालिफाइड लोग हैं जिनको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि किसी दूसरे का नुकसान ना हो। तो बेसिकली जितना हम इस पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करेंगे, हम बात करेंगे, हम शेयर करेंगे, तो ही लोगों को पता चलेगा कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है अगर किसी को हो जाता है तो वो ठीक भी हो जाता है। उसके लिए हमें कहाँ जाना चाहिए, किन लोगों से बात करनी चाहिए, और कैसे हम अपनी ज़िंदगी को जो है हेल्दी बना सकते हैं। गुस्सा, जैसे किसी ने बात की, तो गुस्सा इट्स अ नॉर्मल इमोशन। अगर कोई गुस्से में है या बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको आप आइसोलेट कर दें या स्टिग्मेटाइज़ कर दें। उसमें आप जो है एंगर मैनेजमेंट सीखें। एंगर मैनेजमेंट पे डिफरेंट प्रोग्राम्स अभी हमने करवाया भी है, एक प्रोग्राम लास्ट हमारे प्रोग्राम्स में अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। डिप्रेशन अगर है तो डिप्रेशन पे भी साइकेट्रिस्ट के भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, हम भी अवेलेबल हैं। अब सर्विसेज भी ऑनलाइन जो हैं स्टार्ट हो गई हैं। होपफुली ईद के बाद हम इंस्टीट्यूट में भी सर्विसेज अपनी स्टार्ट कर देंगे। तो डिफरेंट सर्विसेज लेने के लिए हमें जाना है, क्योंकि हमारी हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं है ना। तो लोग चाहे कुछ भी बातें करते रहें, जो लोग बोलते हैं वो अपनी परसेप्शन की बेस पे बात कर रहे होते हैं, उनकी अपनी परसेप्शन होती है, उनकी अपनी नॉलेज होती है। तो हर शख्स अपनी अपनी जगह पे तो ठीक होता है, उसको अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू ठीक लग रहा होता है। तो जब मुझे लग रहा है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, मेरी हेल्थ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो फिर जो कंसल्टेंट जिस चीज़ का है उसके लिए मुझे वहाँ जाना चाहिए, ताकि मैं अपने आप को बेहतर करूँ और माशरे के अंदर फ़ाल किरदार जो है वो अदा कर सकूं। तो हमें एंटी स्टिग्मा पे काम करने की ज़रूरत है, और हम सब मिलके अगर काम करेंगे तो यकीनी तौर पे जो है हम इससे बिल्कुल कर सकते हैं, हरा सकते हैं। ओके, और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं? तबीयत ख़राब हो जाती है, अच्छा आपने दिमाग से जैसे गुमराह हो जाता है, बस डर लगता रहता है। अच्छा, डर की अभी जब हमने बात की है, फियर एंड फोबियाज़ पे हमारा प्लान आगे रखने का प्रोग्राम, लेकिन इसमें जो डॉक्टर सोबिया का प्रोग्राम है जो उन्होंने एंजाइटी से रिलेटेड किया था, वो प्रोग्राम देखिएगा कि किस तरह से उन्होंने बताया उसके अंदर कि जो नेगेटिव थिंकिंग है बेसिकली ये हमें लीड करती है डर की तरफ। नेगेटिव थिंकिंग अगर होगी तो जो इमोशन है ऑटोमेटिकली वो भी नेगेटिव होता है। अगर आप पहले से सोच लेते हैं कि आपको डर लग रहा है, तो आपका जो बॉडी है वो भी उसी तरह से रिस्पॉन्स करना जो है वो शुरू कर देती है, और फिर आपकी एंजाइटी बढ़ने लगती है। आपके जो फिज़िकल चेंजेस हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि इसमें आपका जो ब्रेन है वो भी इन्वॉल्व होता है फियर और एंजाइटी में, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ऐसे वो इंक्रीज़ होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो है बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं, जैसे कि
पैल्पिटेशन का हाई हो जाना, गला जो है सूख जाना, हाथ पैर जो है वो सुन्न हो जाना। इसके अलावा जो है आप कभी सांस रुकता हुआ महसूस होना, या नोज़िया वॉमिटिंग महसूस होना, या स्टमक जो है वो अपसेट होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ ये सोच भी आने लगती है कि मुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इस पर काबू पाने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी डीप ब्रीथ कीजिए, अपने आप को जो है रिलैक्स कीजिए और अपनी थिंकिंग को देखिए कि क्या थिंकिंग थी उस वक्त, उस सिचुएशन में आप क्या सोच रही थी। उस सिचुएशन में जो थिंकिंग है उस पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप डॉक्टर सोबिया का प्रोग्राम भी देखें जो उन्होंने एंजाइटी पे किया था, आई विल शेयर इट। इसके अलावा कल जो डॉक्टर हिना इमरान का प्रोग्राम था कि नेगेटिव जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करना है, हाउ टू रिवर्स नेगेटिव थिंकिंग इनटू पॉजिटिव थिंकिंग, वो प्रोग्राम भी आप देखिएगा ताकि उससे फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए डिफरेंट ऑनलाइन सेशंस जो है आप वो भी ले सकती हैं ताकि इंडिविजुअली आपको सिखाया जा सके और इस प्रॉब्लम से जो है निकाला जा सके। और फिर डिपेंड करता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, सीवियरिटी लेवल बहुत होता है कि हम अपना कोई भी काम काज जो है अपने एंजाइटी की वजह से नहीं कर पा रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस फील करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो है मेडिसिन्स जो हैं वो भी आपको हेल्प आउट करती हैं। तो उसके लिए फिर साइकेट्रिस्ट को आप दिखाइए, उनके नंबर्स भी मैं शेयर कर दूंगी ताकि आपको बेहतर जो है हेल्प मिल सके। मैंने कल ही पेज लाइक किया है और मैंने अभी तक कोई लाइव सेशंस अटेंड नहीं किया। जी शाजिया, आप हमारे पेज पे वीडियो सेक्शन में जाइए और वीडियो सेक्शन में जब आप क्लिक करेंगी तो वहाँ पर हमारी सारी वीडियोस जो हैं विद टाइटल्स आपको मिल जाएंगी। तो वो वीडियोस आप देखें, अगर आपको लगता है कि उससे हेल्प हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप चाहती हैं कि आप इंडिविजुअल काउंसलिंग भी लें तो उसके लिए भी फिर हम आपको रेफ़र कर देंगे। हाउ टू कंट्रोल एंगर, अच्छा एंगर मैनेजमेंट का प्रोग्राम डॉक्टर हिना इमरान ने किया था। मुन्ना आप वो अटेंड कीजिएगा, हमारी वीडियोस के लिंक पे आप जाइएगा। एंगर जैसे मैंने अभी बताया कि नॉर्मल इमोशन है, एंगर में भी आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है वो पीछे होती है। आपको चीज़ें जो हैं जिस तरह से परसीव आप कर रहे होते हैं उसकी वजह से एंगर सम टाइम होता है, या आपके पहले से कोई प्री सपोजिशन बिलीव्स होते हैं, पहले से ही आप सोच लेते हैं कि इसने ऐसा मेरे बारे में किया होगा। या जैसे फॉर एग्जांपल माइंड रीडिंग की हम बात करते हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा किया, या उसने वो मुझे पसंद नहीं करता, या वो मेरे बारे में नेगेटिव सोचता है, या उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। करना चाहिए था का मतलब है शुड स्टेटमेंट्स होती हैं। शुड का मतलब है कि हम पहले से ही अपने स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि किसको कैसा करना चाहिए और किसको कैसा नहीं करना चाहिए। और जब चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होती हैं तो एंगर जो है वो बढ़ जाता है। तो इसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंगर की बहुत अच्छी होती हैं। पॉजिटिव जो सेंटेंसेस होते हैं या पॉजिटिव जुमलों के अंदर अगर आप बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। एक्सरसाइजेज बहुत बेहतर होती हैं। और जिस वक्त आपको गुस्सा आ रहा होता है उस वक्त अगर आप उस सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं और बाद में सोचते हैं कि किस बात पे मुझे गुस्सा आया था, क्या वो इतनी बड़ी बात थी कि मुझे गुस्सा करना चाहिए था, तो वहाँ से फिर आप अपने आप को एनालिसिस करने लगते हैं और अपने एंगर को जो है आप कंट्रोल जो है वो कर लेते हैं। हीट सिंकिंग और मौत का खौफ कैसे जाएगा? अच्छा, ये जो डेथ एंजाइटी कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। अगर तो आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी है और इसकी वजह से 6 मंथ तक आपकी फंक्शनिंग इफ़ेक्ट है। फंक्शनिंग का मतलब है आप जो सोशल फंक्शनिंग है और जो आपकी डेली लाइफ फंक्शनिंग है वो अगर आप नहीं कर पा रही हैं तो इसका मतलब है कि ये सीवियर हद तक है और इसके लिए आपको देखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको जस्ट कभी कभार ऐसी थॉट आ जाती है कि मौत का खौफ है तो उसके बारे में आप सोचिए कि आपने देखा होगा कि दुनिया में मौत का एक टाइम मुकर्रर है। हर किसी को मौत आनी है, यानी आनी है और हमने जाना ही है। एक टाइम तो ऐसा होगा ही। तो अगर मैं पहले से इस बारे में सोचती रहूँगी तो इसका मतलब है कि मैंने पहले से ही अपने आप को नेगेटिव सिचुएशन के अंदर डाल लिया है। और जब मैं नेगेटिव सिचुएशन में अपने आप को डालती हूँ तो फिर मैं जो है मेरी जो तबीयत है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसके साथ साथ मैं भी ये भी जानना चाहूँगी कि क्या सिर्फ मौत का खौफ हर वक्त रहता है या सम टाइम ये भी होता है कि पैनिक अटैक्स होते हैं जिसके अंदर आपकी जो है आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो जाएगा या मैं मर जाऊँगा, या उसमें आपकी फ़िज़िकल सिम्टम्स जो भी मैंने बताए थे वो भी होने लगते हैं। तो इट डिपेंड्स कि क्या कभी कभार ऐसी थॉट आ जाती है या फिर हमेशा इस तरह से आप सोचती रहती हैं, उसके साथ और कोई दूसरे सिम्टम्स भी होते हैं।
तो फिर हम कहते हैं कि ये ठीक है, एंजाइटी के अंदर चला जाएगा या एंजाइटी डिसऑर्डर। अदरवाइज़ कभी कभार अगर ऐसा आप अभी सोच रही हैं कोरोना वायरस की वजह से कि हो जाएगा, तो उस पर बहुत सारे डॉक्टर्स ने हमें ये बताया है कि कोरोना वायरस डेंजरस तो है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो पहले से ही किसी न किसी और मर्ज़ का शिकार हैं, उनके लिए ज़्यादा जो है ख़तरा हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी और बीमारी के साथ जो है फ़ाइट कर रहे हैं, तो उनके कैच करने का जो है बाकी अदरवाइज़ जो यंग लोग हैं या जिनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत जो है वो बेहतर है, तो उनको अगर कोरोना वायरस आ भी जाता है या वो उसको अट्रैक्ट कर भी लेते हैं या वो ज़्यादा एक्सपोज होने के बाद उसका शिकार अगर हो भी जाते हैं, तो ये जो है अगर आप फॉलो करते हैं, क्वारंटाइन में चले जाते हैं, तो ये कुछ टाइम के बाद या ट्रीटमेंट के बाद ये ठीक भी हो जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है तो वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल होते हैं, वहाँ से भी आपको ये ट्रीटमेंट जो है मिल सकती है। तो इसके लिए अगर हर वक्त इसके बारे में सोचते रहेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आप अपसेट रहेंगे। तो बेहतर ये होता है कि आप जो प्रिवेंटिव मेजर्स डॉक्टर्स ने बताई हैं आप उसके बारे में सोचिए, और अपनी ज़िंदगी को जितना हम पॉजिटिव गुजारेंगे, जितना हम अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं कामों के अंदर, और जितना हम अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, उतना ही फिर नेगेटिव थिंकिंग से जो है हम बचे रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को हम बेहतर तरीके से हम गुजार सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, बिहेवियर, होपफुलनेस, कॉन्फिडेंस, नो फियर, एंजाइटी। जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस भी अगर किसी में ज़्यादा होगा तो वो अपने काम काज और अपने टास्क जो है वो बेहतर तरीके से अंजाम दे सकेगा, और जब वो अपने टास्क बेहतर तरीके से अंजाम देगा तो डेफिनेटली उसका जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो उसे मिलेगा, उसकी मोटिवेशन जो है वो उसकी डेवलप होगी, और वो अपनी ज़िंदगी में जो सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है वो हैप्पीनेस को भी लीड करता है, सेटिस्फैक्शन को भी लीड कर रहा होता है। तो जब वो सेटिस्फाई होगा, हैप्पी होगा, तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी बेहतर रहेगी। आदिल मकसूद, वेलकम टू द प्रोग्राम। हाउ टू कंसल्ट विद यू वंस दिस पीरियड इज़ ओवर, हैव बीन अटेंडिंग योर सेशन, दिस पेज दे आर इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू वेरी मच आदिल। बिल्कुल, आप अभी इंस्टीट्यूट खुल जाएगा तो आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। ऑनलाइन सेशंस के लिए कुछ हमारी टीम है जो ऑनलाइन सेशन ले रही है, मैं ख़ुद नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं इतना टाइम अभी मैनेज नहीं कर पाती हूँ कि मैं इंडिविजुअल सेशंस ले सकूँ, तो वहाँ से मैं आपको रेफ़र कर सकती हूँ। और अगर आप मुझसे कंसल्ट डायरेक्टली करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह जैसे इंस्टीट्यूट खुलता है तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में विज़िट कर सकते हैं मिलने के लिए। ओके, एंगर इज़ नेगेटिव इमोशन। जी ज़ारा, बिल्कुल एंगर जो है नेगेटिव इमोशन है, और इस नेगेटिव इमोशन जो है इसको हम रीवायर कर सकते हैं पॉजिटिव इमोशन की तरफ, हम बिल्कुल इसको चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि निकालना, जैसे आपने वो एग्जांपल सुनी होगी कि ग्लास जो है अगर उसके अंदर आप चाहते हैं कि कोई जूस डालें और उसके अंदर पहले से ही अगर कोई शरबत भरा हुआ है और वो शरबत आपको नहीं पसंद, वो कड़वा है, तो उसको जब तक आप निकालेंगे नहीं बाहर तब तक आपके पास स्पेस नहीं होगी, और फिर जो जूस आप पीना चाह रहे हैं वो उसके अंदर उसकी जगह नहीं बन सकेगी। तो पॉजिटिव चीज़ों को लाने के लिए या पॉजिटिव थिंकिंग को लाने के लिए पहले हमें नेगेटिव जो इमोशन होता है उसको ख़त्म करना पड़ता है, उसके लिए स्पेस बनानी पड़ती है, और फिर पॉजिटिव जो है अपनी जगह जो है बना लेता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई मेरे बारे में हर कोई गलत ही सोचता है। मुन्ना, अच्छा ये जैसे अभी मैंने बात की है माइंड रीडिंग की ना, तो ये एक नेगेटिव या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, हमारी सोच ही गलतियां हैं कि हमारी सोच कभी कभार ऐसा होता है डेवलप हो जाती है नेगेटिव, और इसमें हमारे जो पास्ट के बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के, जिसकी वजह से हमारे जो नेगेटिव थिंकिंग है ये डेवलप हो जाती है, और हम दूसरों के बारे में ख़ुद से ही सोचने लगते हैं। और नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करने के लिए इसमें जो है काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आप अपनी जो है नेगेटिव थिंकिंग को जो है आप चेंज कर सकें। तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा आपके बारे में नेगेटिव ही सोच रहा हो, सम टाइम हम खुद सोच लेते हैं कि दूसरा मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा होगा। तो इसके लिए इंडिविजुअल काउंसलिंग जो है वो हेल्प करती है। और इसके अलावा जो हमारे नेगेटिव थिंकिंग टू पॉजिटिव थिंकिंग कैसे चेंज करें, जो डॉक्टर हिना इमरान ने प्रोग्राम्स किए थे, आप वो भी देखिएगा, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। ये प्रोग्राम हमने जनरल पॉपुलेशन के लिए रखे थे, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके माइंड में नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है। बहुत सारे लोग नेगेटिव थिंकिंग को सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही नेगेटिव थिंकिंग आती है उसको वो तब्दील कर लेते हैं कि नहीं, ज़रूरी नहीं वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा हो, शायद ये मेरे बारे में मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि वो मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा हो। तो मुझे अपनी थिंकिंग को चेंज करना है ताकि मैं अपनी लाइफ को
बेहतर जो है वो बना सकूं। तो इसके लिए जो है कॉग्निटिव जो बिहेवियर थेरेपी है वो बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। तो वहाँ से अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सेशंस जो हैं ले सकते हैं। हमारे प्रोग्राम्स भी जो नेगेटिव थिंकिंग टू पॉजिटिव थिंकिंग वाले प्रोग्राम्स हैं वो देखें। कल का प्रोग्राम आप देख लीजिएगा जो डॉक्टर हिना इमरान ने किया था, वो इसी टॉपिक पे था। थैंक यू। सलाम, मैं कुछ पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल मनाहिल, आप पूछिए, क्या पूछना चाह रही हैं आप? फातिमा ने पूछा है क्या एज लिमिट है 40+ के लोगों को इलाज है? फातिमा, मैं ये जानना चाह रही हूँ 40+ के लोगों के लिए आप कौन से इलाज की बात कर रही हैं? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के रेफरेंस से आप पूछना चाह रही हैं कि इलाज है? फातिमा ने आगे तो नहीं लिखा कुछ। सलाम, मैं आपसे कैसे कंसल्ट कर सकते हैं? फातिमा, 40 साल से ऊपर का अगर आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए इलाज पूछ रही हैं तो बिल्कुल इलाज है। हमारे पास जो इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में लोग आते हैं, कंसल्ट करते हैं, तो वो ओल्डर एज के साथ भी होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम की जो नोयत होती है वो डिफरेंट होती है। यानी एज वाइज या फिर आपके जो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपकी अपना जो हिस्ट्री होती है वो लेने के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कॉजेज़ उसके थे और क्या ट्रीटमेंट उसको दी जाएगी। तो प्रॉपर एक असेसमेंट के बाद फिर हम डिसाइड कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल 40 के बाद भी अगर कोई आता है तो उसका इलाज जो है वो पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर राहिला, थैंक यू फॉर कमिंग। महक, बच्चों पर अचानक बहुत गुस्सा आना। जी ये बात अभी मैंने महक थोड़ी देर पहले ही की थी कि गुस्सा जो है आ जाता है और कभी कभार ऐसा होता है कि हम वो निकाल देते हैं बच्चों के ऊपर। यानी बेसिकली गुस्सा जब आ रहा होता है तो कंट्रोल में नहीं होता, वही इमोशन है जो अचानक से आ जाता है और इंसान एक्सप्रेस कर देता है। और बच्चे चूँकि आपके अंडर आ रहे होते हैं और वो क्या कहते हैं आपसे छोटे हैं और आपको लगता है कि वो अथॉरिटी में नहीं है, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अथॉरिटी के सामने तो हम कुछ नहीं कह सकते, गुस्सा हमें अथॉरिटी पे होता है वो, लेकिन वो निकलता जो है बच्चों पे है। तो वहाँ पर एंगर मैनेजमेंट जो टेक्निक्स हैं वो आप सीखिए। एंगर मैनेजमेंट का प्रोग्राम जो है हमारा वीडियोज़ में आप जाइएगा, मैं शेयर भी कर दूँगी यहाँ पर, आप वो देखिएगा, वहाँ से आप सीखेंगे कि किस तरह से हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। इसके अलावा हमारा एक पेरेंटिंग का प्रोग्राम था जो डॉक्टर सोबिया ने किया था कि पेरेंटिंग जो है वो हम किस तरह से करते हैं। सम टाइम ये होता है हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं कि किस तरह से हैंडलिंग करनी है। जब हम पहली दफ़ा पेरेंट बनते हैं तो बहुत दफ़ा हमें नहीं पता होता कि हमें किस तरह से बच्चों को किस तरह से हमें उसको हैंडल करना है या उनके बिहेवियर्स को हमें कंट्रोल कैसे करना है। तो वहाँ पर जो डॉक्टर सोबिया वाला प्रोग्राम है वो आप देखिएगा, तो उन्होंने ये बताया है कि बच्चे अगर तंग भी करते हैं या बच्चे बात नहीं मान रहे होते या बच्चे ज़िद कर रहे होते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है, उनकी ज़िद को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमें किस तरह का बिहेवियर शो करना चाहिए कि बच्चा जो है वो ज़िद ना करे। या बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि बच्चा जो है वो हमारी ही बात माने और हम बच्चे की बात को हम अहमियत नहीं दे रहे होते, और बच्चा फिर चूँकि अपनी बात मनवाना चाहता है तो वो ज़िद करने लगता है और उसमें फिर हमें गुस्सा आ जाता है और हम बच्चे पे हम डांटने भी लगते हैं और सम टाइम कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पनिश भी करते हैं। तो बच्चा जो है उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की हमें ज़रूरत होती है, और उसकी साइकोलॉजी को अगर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर हम उसके बिहेवियर को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बिहेवियरल मैनेजमेंट जो टेक्निक्स है वो प्रोग्राम आप देखिएगा तो वहाँ से काफ़ी आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आपने बच्चे पे जो किस तरह से आपने बच्चे को किस तरह से लेके चलना है, उसको उसके बिहेवियर्स को जो है कैसे जो है कंट्रोल करना है। मुझे पता भी होता है, अभी चुप हूँ, जैसे गुस्से में, मगर हो नहीं पाता, कोई हल बताइए। अभी चुप हूँ, गुस्से में है, यानी आप अच्छा आपने ये कहा कि आप चुप रहती हैं लेकिन गुस्सा जो है आपके अंदर होता है। तो एंगर जो है इसका एक्सप्रेशन के लिए एंगर मैनेजमेंट का जो है वो आप प्रोग्राम देखिएगा, डॉक्टर हिना इमरान ने वो प्रोग्राम करवाया था। वहाँ से आपको एंगर मैनेजमेंट की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं आपको वो मिल जाएंगी ताकि आप अपने गुस्से को जो है काबू पा सकें। और गुस्से को सम टाइम हम जब एक्सप्रेस नहीं करते, अंदर ही अंदर दबा देते हैं। तो अभी बात ये मैंने पहले भी कही थी कि ये चीज़ हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए और स्पेशली फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। सम टाइम ये स्ट्रेस को लीड करती है, फिर स्ट्रेस एंजाइटी और डिप्रेशन को लीड करता है, और सम टाइम ये डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इवन कैंसर को भी लीड कर रही होती है।
तो बहुत सी जगहों पे आप देखिए कि कहाँ कहाँ ऐसा होता है कि आप लेट गो कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं या माफ़ कर सकते हैं, या अपनी ही बात को आप डिफरेंट तरह से जो है कन्वे कर सकते हैं पोलाइट रहते हुए। ओके, वाई आई फील शाइनेस इन फ्रंट ऑफ गैदरिंग पीपल। अच्छा, सम टाइम कुछ लोग तो बाय नेचर शाय होते हैं, वो कम बोलते हैं, और कुछ लोग ऐसा होता है कि फ्रेंड्स के सर्कल में तो बात कर रहे होते हैं लेकिन जब गैदरिंग्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे बात नहीं कर पाते। तो इसका सम टाइम ये होता है कि आप थोड़ी एंजाइटी होती है, या लोगों के बारे में बहुत से लोग, या मे बी अगर आप शेयर करेंगी बाद में इंडिविजुअली भी, जब सेशन के लिए मैं आपको अगर रिकमेंड कर दूं तो वहाँ से आप गाइडेंस ले सकती हैं इंडिविजुअल सेशन से। लेकिन सम टाइम ये होता है कि हम पहले से ही लोगों के बारे में हम सोच लेते हैं कि लोग जो हैं मुझे जो है नेगेटिवली एवेलुएट करेंगे, या जब मैं बात करूँगी तो लोग मेरे बारे में नेगेटिवली सोचेंगे। तो जो फियर ऑफ नेगेटिव एवेलुएशन होता है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं गैदरिंग्स में जाते हुए या लोगों के सामने जाते हुए घबराते हैं और बात नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर जो फियर ऑफ एवेलुएशन है उसे हमें चेंज करने की ज़रूरत होती है। अपने कॉन्फिडेंस को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है कि मैं कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं लोग मेरे बारे में सोचें। अच्छा ठीक है, लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचें, लेकिन उनकी सोच की वजह से मैं अपने आप को क्यों रोकूं। मुझे जो मेरे लिए फ़ायदा है या मुझे लगता है कि मेरे लिए बेहतर है तो मुझे वो करना है। उसमें सम टाइम ये भी होता है कि जैसे मैंने शुरू में जो मैंने 1-2 प्रोग्राम्स किए थे, जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स वाला मेरा प्रोग्राम है, अगर आप वो देखें तो उसमें मैंने ये बताया था कि किस तरह से आप अपनी थिंकिंग को जो है चेंज करके लोगों के साथ आप बातचीत कर सकती हैं, लोगों के साथ जो है आप शेयर कर सकती हैं नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करते हुए। और कॉन्फिडेंस पे भी कुछ एक्टिविटीज़ जो है मैंने उस प्रोग्राम में बताई हैं, तो वहाँ से जाकर आप वो वाली वीडियो देख लीजिए और इंशाल्लाह बेहतर आपको समझ आ जाएगा कि किस वजह से रोकना है। किसी की कोई बात बुरी लगे तो कैसे बर्दाश्त करें। अच्छा, बातें बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमें अच्छी नहीं लग रही होती। कभी कभार हम भी कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो दूसरे लोगों को अच्छी नहीं लग रही होती। तो सारी की सारी बातें ज़रूरी नहीं कि हर कोई हमारी पसंद की करे, ज़रूरी नहीं होता। तो सम टाइम बुरा लग जाता है तो हम क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को, या फिर हम बात चेंज कर देते हैं, या हम पॉजिटिव कोई बात शुरू कर देते हैं ताकि हमारी पॉजिटिव बात की वजह से जो है एनवायरनमेंट के अंदर पॉजिटिव जो है तब्दीली आ जाए और वो चीज़ जो है बेहतर हो जाए। और सम टाइम ये भी होता है कि हम कम्युनिकेट करते हैं, हम बात करते हैं कि कौन सी बात जो ऐसी थी जो आपको, अगर वो कोई करीबी है, आपका फैमिली मेम्बर है, तो फैमिली मेम्बर में जो है कम्युनिकेशन जो है वो हमें रखना होता है, हमें बातचीत करनी होती है। जब हम बातचीत करना छोड़ देते हैं, हमें कोई जब बात बुरी लग जाती है और हम बातचीत करना छोड़ देते हैं तो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और फिर वो चीज़ हमने अपने अंदर ही अंदर हम दबाते जाते हैं और वो फर्दर फिर प्रॉब्लम्स को जो है लीड करता है। तो बातचीत करना ही जो है इसका हल होता है कि आप बात करें कि कौन सी बात अगर आपको बुरी लगी है तो पोलाइटली आप बता सकते हैं कि क्या उनकी कौन सी चीज़ आपको नहीं अच्छी लगती है, या आप क्या ऐसा करें कि आपको वो चीज़ बेहतर लगने लगे। या कभी कभार आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं जो आपसे इतना ज़्यादा क्लोज़ नहीं होते हैं, उनका कुछ कहना मेरा नहीं हाल कि उस पर हमें बहुत ज़्यादा हमें इम्पॉर्टेंस देने की ज़रूरत होती है। अगर हम उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे, हर किसी के बारे में कि उनकी बातें हमें बुरी लग रही हैं, मेरे बारे में कोई बुरा कर रहा है या वो अच्छा एक्ट नहीं कर रहा है, तो उससे बेहतर ये होता है कि आप अपने बारे में सोचिए कि आप अपने अमल को कैसे जो है वो बेहतर बना सकती हैं। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कैसे आप बेहतर तरीके से आप कर सकती हैं। तो आप अपनी जो तरफ अगर रहते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक तरीके से अगर आप करने की कोशिश करते रहते हैं तो आप जो है आप अपने एनवायरनमेंट को बेहतर रखते हैं, आप अपनी सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं और आप हैप्पी रहते हैं, आप खुश रहते हैं। क्योंकि आप पूरी दुनिया को कभी भी जो है आप खुश नहीं रख सकते हैं। हो सकता है आपने बहुत ही अच्छा काम कोई किया हो और बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया हो, लेकिन आपके सामने जो 10 लोग हैं उनमें से 2-3 को वो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया हो, लेकिन बाकी 7 ने हो सकता है उसके बारे में कोई राय ना दी हो या बुरा भला कह दिया हो या आपको अच्छा कमेंट ना दिया हो। तो बजाय इसके कि उन 7 लोगों को देखें, जो 3 लोग हैं जिन्होंने आपके बारे में अच्छी बात किया, आप उनकी बात को सुने और जो आप खुद अपने बारे में समझती हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया, येस आई कैन डू दैट, और मैंने अच्छा किया है, या ठीक है मैंने अपना टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है और उससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, मेरे इर्द गिर्द के लोगों को जो है फ़ायदा हो रहा है। तो आप अपने आप को खुद अप्रिशिएट करें और जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं उनकी बात को अहमियत दीजिए, जो नहीं करते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। क्योंकि कभी भी सारे के सारे लोग जो हैं वो हमसे कभी भी खुश नहीं होते और ज़ाहिर है उनका अपनी लाइफ है, उनका अपना पर्सपेक्टिव है लाइफ का।
ओके, अस्सलाम वालेकुम सरवत, वेलकम टू द प्रोग्राम। जाहिद, ओसीडी बीमारी का इलाज है? बिल्कुल जी, इस पर मैं बात करना चाहूँगी। ओसीडी जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके अंदर जो है ऑब्सेशंस आते हैं, यानी बहुत सारे आपकी सोचें जो हैं बार बार जो आ रही होती हैं, थॉट्स आ रही होती हैं जिन्हें आप रोक नहीं पा रहे होते, और कंपल्शंस का बिहेवियर का मतलब है कि कुछ ऐसे बिहेवियर्स जो होते हैं वो बार बार आप रिपीटेडली करते हैं और आपको वो करने के बाद भी जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, आपको लगता है कि ये मैंने नहीं किया। इसमें सम टाइम हमें डाउट्स भी होते हैं, शक भी होता है कि ये काम शायद मैंने ठीक तरह से किया है या नहीं किया है, जिसकी वजह से फिर आप दोबारा से उस काम को कर रहे होते हैं। तो इसमें जो है हमारी जो ब्रेन है वो भी इन्वॉल्व होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसके लिए साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो दवा दे, और दवा से फिर वो जब न्यूरोट्रांसमीटर्स बैलेंस में आते हैं तो जो ऑब्सेशन, जो बार बार थॉट्स आ रही होती हैं, रिकरेंट थॉट्स होती हैं, वो रुक जाती हैं। और साथ में जो कंपल्सिव बिहेवियर, क्योंकि थॉट्स बहुत ज़्यादा आपकी रिकरेंट आती हैं, तो कंपल्सिव बिहेवियर भी, कुछ कंपल्सिव बिहेवियर उससे रिलेटेड में होते हैं, कुछ उसके अलावा भी होते हैं, तो वो भी कंट्रोल में जो है आ जाते हैं। उसके अलावा साइकोथेरेपी जो है वो बहुत हेल्प आउट करती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, जिसमें ये सिखाया जाता है कि थॉट्स को स्टॉप कैसे करना है, कौन सी ऐसी थॉट्स हैं जो है आपको लीड कर रही हैं कंपल्सिव बिहेवियर की तरफ, कंपल्शंस को कैसे रोकना कैसे है, कंट्रोल कैसे करना है यानी अपने बिहेवियर को, ताकि आप बार बार वो जो एक्टिविटी कर रहे थे वो ना करें। इसके अलावा जो है पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा यानी हमारी हिस्ट्री होती है या एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से ये डेवलप होता है। तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है जब वो साइकोथेरेपी करता है तो वो पास्ट में भी आपको लेके जाता है, जाके पास्ट में जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी जहन के अंदर जो आपके जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें जो कशमकश चल रही है, या जो आपकी एक तरह से बातें जो हैं जो आपको क्लियरली समझ नहीं आ रही हैं, तो उनके बारे में वो इंसाइट देता है, ताकि वहाँ से भी आपकी इंसाइट भी आए और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकें और फिर अपने बिहेवियर को जो है कंट्रोल कर सकें। ओसीडी पे हमें काफ़ी लोगों ने कहा कि इस पे प्रोग्राम करें। इंशाल्लाह ईद के बाद हमारा प्लान है कि ओसीडी जो है उस पर हम मुकम्मल एक प्रोग्राम करेंगे, और बाकी अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं लिंक्स शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप कंसल्ट भी कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए भी और मेडिसिन के लिए भी। ज़्यादा लोगों में बैठने से इरिटेशन होती है। जी शिज़ा, आपने पहले भी शायद प्रोग्राम किया था, जो अब एक सवाल आपने किया था डर के हवाले से ही, तो इसमें मैं जाहिर है अगर आपको डर लग रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई नेगेटिव जो है थिंकिंग इन्वॉल्व है ना। तो अगर आप ज़्यादा लोगों में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो हो सकता है वो थिंकिंग लोगों से भी इन्वॉल्व हो, तो उस पर इंडिविजुअली मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो लीजिए, ताकि आप अपने जो थॉट्स हैं उनको आप प्रॉपरली चेंज करके और अपने बिहेवियर को भी जो है वो आप चेंज कर सकें, क्योंकि हमारी थॉट्स जो हैं वही लीड कर रही होती है हमारे बिहेवियर को। तो जो मेरी इरिटेशन है वो बेसिकली आपका बिहेवियर है, और वो बिहेवियर जो है वो आपकी थॉट्स की वजह से आ रहा है ना। तो थॉट चेंज होगी, जो आपकी लोगों से रिलेटेड भी हो सकती है, आपके अपने आप से जो बारे में जो आप सोचती हैं उससे रिलेटेड भी हो सकती है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी हो सकती है। वो चेंज होगी तो फिर आपकी जो इरिटेशन वाला जो बिहेवियर है वो भी जो है चेंज हो सकता है। In a relationship, if one expect more, so unsatisfied and frustrated, other partner will always suffer soon after marriage, social pressure for children, but left first they understand each other, otherwise kids suffer। अच्छा, ये आपका कमेंट है कि रिलेशनशिप में जो अगर जो है एक जो है एक्सपेक्टेशन किसी की ज़्यादा होती है तो दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, और बच्चे जो हैं वो भी प्रेशर होता है। बिल्कुल मोहन, आपका सवाल ठीक है। इसमें आप मेरा जो रिलेशनशिप वाला प्रोग्राम मैंने किया था वो आप देखिएगा, वहाँ से काफ़ी हद तक आपको गाइडेंस मिल जाएगी। हमने एक्सपेक्टेशंस की भी बात की, वहाँ पर हमने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी बात की कि आपके क्या रोल लाइफ में होते हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर हर कोई जो फैमिली मेम्बर्स हैं फैमिली के अंदर अपने अपने रोल को ठीक तरीके से निभाना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये होता है कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और अपनी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको हम नहीं कर रहे होते, या कुछ लोग बहुत ही जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है वो रखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो रिलेशनशिप्स के अंदर जो है हमारे रोल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा, और जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं उसको बेहतर बनाने के लिए। जी बिल्कुल, सोसाइटी में बच्चों के लिए प्रेशर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह से सोसाइटी में है
लेकिन उस प्रेशर को अगर हम हर वक्त अपने ऊपर सवार रखेंगे तो हमारी लाइफ जो है वहाँ पर ख़राब होना जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो जो आपकी लाइफ है उसको बेहतर बनाने के लिए आप सुने, ठीक है, सबकी सुने, लेकिन करें वही जो आपको ठीक लगता है, आपको बेहतर लगता है, आपके पार्टनर को बेहतर लगता है। आप उसको देखते हुए अपनी जो लाइफ है वो आगे बनाइए और अपने आप को बिल्कुल हेल्दी रखिए ताकि जो बच्चे हैं वो भी सफ़र ना करें। सम टाइम बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के सामने ही गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, उनके सामने ही जो फ़ाइट है वो करना शुरू कर देते हैं और बच्चे वहीं से सीखते हैं। ये मेरा जो रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रोग्राम था उसमें मैंने बहुत ही क्लियरली बताया था कि जो बच्चे हैं वो अपने घर से लर्न करते हैं कि किस तरह से उनको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, बात कैसे करनी है, लोगों के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है, वो अपनी फैमिली से ही लर्न करते हैं। तो हमें बच्चों के सामने हमें पॉजिटिव रह के हमें बात करनी होती है। बच्चों के सामने हमें जो है काम रह के अगर हम बात करेंगे, हम यानी रिलैक्स रह के बात करेंगे तो बच्चे भी उसी तरह से जो है बात करना जो है सीखेंगे। हमारी टोन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हम अपनी टोन को बहुत ऊंचा करके नहीं रखते हैं, मुनासिब रखते हैं बात करते हुए, टोन को सॉफ्ट रखते हैं बच्चों के साथ बात करते हुए या कपल के साथ आपस में पार्टनर के साथ बात करते हुए हम अपनी टोन को सॉफ्ट रखते हैं, प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, तो जो हमारे रिलेशनशिप भी बेहतर होते हैं, साथ जो हमारे बच्चे सीख रहे होते हैं वो भी उसी लहजे को अपना लेते हैं और वही चीज़ उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा भी बन जाती है। लेकिन जिन घरों में बहुत ज़्यादा हाईली एक्सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं या बहुत ऊंची आवाज़ में बात करते हैं या अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि दूसरे को हर्ट कर सकते हैं, उसकी सेल्फ इस्टीम को लो कर सकते हैं और बच्चों के सामने करते हैं, तो फिर बच्चे भी उन्हीं चीज़ों को सीख लेते हैं क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो घर से सीख रहे होते हैं। तो हमें अपने अल्फाज का सिलेक्शन हमें सोच समझ के करना होता है ताकि जो हमारे बच्चे हैं इर्द गिर्द वो भी अच्छे अल्फाज सीखें, उनकी वोकैबुलरी में भी वही वर्ड्स जाएँ जो कि अप्रोप्रिएट हैं, एक्सेप्टेबल हैं और किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं या किसी की रिस्पेक्ट को कम नहीं कर रहे हैं। और साथ में हम खुद भी उन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करें ताकि जो हमारा पार्टनर है वो भी खुश रहे और वो हमारी बातों से जो है वो हर्ट ना हो, क्योंकि रिस्पेक्ट अगर किसी रिलेशनशिप में है तो ही वो रिलेशनशिप जो है वो अच्छे तरीके से चल सकता है। रिस्पेक्ट के साथ साथ फिर एहसास, यानी एक दूसरे की केयर करना, प्यार मोहब्बत करना, आपस में ख्याल रखना, एक दूसरे की एम्पैथाइज़ करना। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप जब दूसरे के बारे में कुछ बात सोचें या दूसरे के बारे में कुछ भी एनालिसिस करें तो ये देखें कि अगर वो आपकी जगह होता तो वो क्या करता। यानी आप पुटिंग योर फीट इनटू अदर्स शूज़, यानी अपने जो पैर हैं वो दूसरे के जूते में डाल के जब आप देखते हैं तो फिर आप महसूस करते हैं उसकी सिचुएशन को। तो अपने आप को दूसरे की सिचुएशन पे रखते हुए अगर आप उस चीज़ को परसीव करते हैं जो वाक़या हुआ था या जो भी इवेंट हुआ था, फिर आप उस इवेंट को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और फिर ही आपके जो रिलेशनशिप जो हैं वो भी बेहतर तरीके से चलने लगते हैं। तो चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में जो है परसीव करना जो है वो स्टार्ट कीजिए, तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी करेंगे और अपने ताल्लुकात को भी बेहतर बना सकेंगे। कुत्सिया ने पूछा है, माई डॉटर इज़ वेरी शाय, शी इज़ 12 years old, टॉक ओनली इन हर कम्फर्ट जोन पीपल। जी कुत्सिया, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ये एज जो 12 साल की एज होती है ये प्यूबर्टी का टाइम होता है जिसमें जो है चेंजेस आ रही होती हैं मेल में भी और फीमेल में भी, और वहाँ से बच्चे सम टाइम इस पीरियड के अंदर थोड़ा बहुत शाय हो जाते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे होते हैं उनके अंदर जो चेंजेस, फ़िज़िकल चेंजेस भी आ रही होती हैं और फिज़िकल चेंजेस के साथ साथ उनके जो इंटरेस्ट हैं वो भी तब्दील हो रहे होते हैं और साथ साथ उनकी जो थॉट इंटरेस्ट के साथ साथ फिर उनके थॉट पैटर्न भी चेंज होते हैं। तो ऐसे में बहुत अच्छा होता है कि आप बच्चे के साथ खुद बात कीजिए ताकि जो वो उसकी जो फीलिंग्स हैं वो क्या हैं, वो क्या महसूस कर रही है, जब वो दूसरे लोगों के साथ या नए लोगों के साथ जाती है तो वो क्या सोचती है, क्या चीज़ उसको अनकंफर्टेबल रहती है। और फिर साथ साथ आप थोड़ा बहुत एक्सपोजर उसको देना स्टार्ट करेंगी तो ग्रेजुअली वो वहाँ पर कंफर्टेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चे बहुत सारे हमारे यहाँ बच्चे ऐसा होता है कि हम आजकल बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, सोशलाइज नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि मसरूफियत बहुत ज़्यादा है लाइफ में। बहुत सारे पेरेंट्स अपने आप को बहुत ज़्यादा कामों में, कुछ लोग वर्किंग होते हैं, बहुत पेरेंट्स तो वो भी बिज़ी होते हैं, वर्किंग नहीं भी हो तो बच्चों का स्कूल का होमवर्क और दूसरी चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं
कि आप उन चीज़ों में इतना बिज़ी होते हैं कि बाहर अपने बच्चों को सोशलाइज़ करने के लिए नहीं लेके जा रहे होते, या अपने एक्सटेंडेड फैमिली से हम नहीं मिल रहे होते, या बहुत से फ्रेंड्स के साथ हम नहीं मिल रहे होते, या हमारे बच्चे भी नहीं जा रहे होते हैं, या बच्चे को हम अप्रिशिएट नहीं करते जब वो कोई अच्छा इवेंट जो है या अच्छी बात करते हैं लोगों के साथ, हम उनको पुश नहीं करते हैं, हम उनको एनकरेज नहीं कर रहे होते हैं, तो बच्चों में थोड़ी सी शाइनेस जो है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होना हो जाता है। तो उसमें अभी चूँकि बच्ची छोटी है, वो अगर आप उसको अभी भी थोड़ा सोशलाइज़ कराना स्टार्ट करेंगी, उसको थोड़ा सा पुश करेंगी, गाइड करेंगी, तो वो उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्फिडेंस जो काम वो अच्छे तरीके से करती है या जिन चीज़ों में वो बहुत अच्छा पढ़ाई करती है, या तो आप उनको अप्रिशिएट कीजिए, उसको मौका दीजिए कि वो कुछ चीज़ें वो भी करे जो उसके अंदर टैलेंट है और वो अदर देन स्टडीज़ भी हैं या उसकी हॉबीज़ हो सकती हैं, और साथ साथ उसको अप्रिशिएट भी करें, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा और फिर लोगों के साथ भी वो जब बात करेगी तो उसको अच्छा लगेगा और कंफर्टेबल फील करेगी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई मुझे देख रहा है और देन आई फील शाय एंड नर्वस। जी, ये अभी जो मैंने बात की थी माइंड रीडिंग की, उसी से रिलेटेड है। इसके लिए जो हम पहले से ही सोच लेते हैं कि लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, और हम अगर ये सोच लें कि वो मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव एवेल्युएशन का जब डर होता है, तो फिर ये नर्वसनेस जो है वो हो जाती है। तो इसके लिए अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो हमारा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव वाला प्रोग्राम है, आप वो भी देखिए। एंजाइटी पे जो प्रोग्राम डॉक्टर सोबिया ने किया था वो भी देखिए। उसमें उन्होंने इस चीज़ को बताया कि कैसे हम अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज के थ्रू या डिफरेंट जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं उनके थ्रू अपने आप को हम रिलैक्स रख सकते हैं। तो रिलैक्सेशन जो टेक्निक्स हैं, माइंडफुलनेस की टेक्निक्स हैं, वो हमारी जो नर्वसनेस को कम करने के लिए काफ़ी हद तक जो है हेल्पफुल होती हैं। मरियम ने पूछा, क्या एक है इंसान पर गुस्सा क्यों आता है? क्या एक हर इंसान पर मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, किसी एक ही इंसान पर गुस्सा क्यों आता है? किसी एक ही इंसान पर गुस्सा क्यों आता है? तो मे बी उसके साथ आपके ताल्लुकात बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी एक ही इंसान पर गुस्सा आता है तो ये देखिए कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, या उसकी कौन सी ऐसी बात है जो आपको गुस्सा जो है दिला देती है, उसको जानने की ज़रूरत है। तो अगर आप उसको जान लेंगी तो आप अपने गुस्से को भी कंट्रोल जो है कर सकती हैं। उसके साथ कम्युनिकेशन को बेहतर करने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है। मैम, होप योर लाइव सेशन विल कंटिन्यू आफ्टर लॉकडाउन ऑल्सो। लाइव सेशन देखिए, जब चेंज आ जाता है ना और एक चीज़ हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर हमें भी ये भी पता चलता है कि वो लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसे जारी रखें। जैसे कि पहले मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, फिर मोबाइल फ़ोन आ गया, अब हम उसके आदी हो गए और हम उससे एडवांटेज ले रहे हैं। तो हमने लाइव सेशंस पहले नहीं किए थे, अब हमने स्टार्ट कर दिए हैं। हमें पता चला है कि आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है बेसिकली। जहाँ इंडिविजुअल सेशन अगर मैं पहले लेती थी या मेरे कोलीग्स ले रहे थे, मेरे स्टूडेंट्स ले रहे थे इंडिविजुअल सेशन किसी एक के साथ, तो किसी एक पर्सन को फ़ायदा हो रहा था, किसी एक फैमिली को फ़ायदा हो रहा था। अब मेरे कोलीग्स या मेरे जो प्रोफेशनल्स हैं या मैं भी ले रही हूँ, तो हम जो सेशन ले रहे हैं और अगर हमें फीडबैक अच्छा मिल रहा है कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो यकीनी तौर पे हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। ज़रूरी नहीं कि टाइमिंग ये वाली हो 3 बजे वाली, हम इसको चेंज वेरिएबल भी कर सकते हैं, हम रात में भी रख सकते हैं, 4 से 5 भी रख सकते हैं। अभी वैसे मेरा प्लान है कि लॉकडाउन में हम 4 to 5, चूँकि स्कूलों की छुट्टियाँ भी हैं, अभी यूनिवर्सिटीज़ भी बंद हैं और बहुत से लोग घरों से ही काम कर रहे हैं, तो हमारा प्लान है ईद के बाद इसे 4 बजे से लेके 5 बजे तक जो है रखने का। जो असर और मगरिब से बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम पे बहुत से लोग जो हैं, और लंच और टी के बीच का जो टाइम होता है, फ्री टाइम होता है, तो उसमें हमारा प्लान है बिल्कुल रखने का। तो हमें फ़ीडबैक देते रहिए ताकि फिर हम टॉपिक्स डिसाइड करते रहें कि किन किन टॉपिक्स पे आगे हमें बात करनी है। वालेकुम अस्सलाम, मैं कैसे कंसल्ट कर सकती हूँ? हम अब्रॉड में हैं। बिल्कुल फ़ातिमा, मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, तो इसके लिए फिर ऑनलाइन जो सेशंस हैं उसके लिए मैं आपको गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी। शायद चिल्ड्रन 12 साल की एज के बारे में बताइए कुछ। सिया ने सवाल, अच्छा 12 साल का भी मैंने जो ऊपर क्वेश्चन एक आया था 12 ईयर्स की एज ही का मैंने बताया था, जिसमें जो बच्चे हैं वो एडोलेसेंस एज के अंदर एंटर हो रहे होते हैं। लड़कों के अंदर भी जो है चेंजेस आती हैं, बॉडीली चेंजेस भी आती हैं, और उसके साथ साथ उनके अंदर जो है साइकोलॉजिकली भी थोड़ा बहुत उनके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, और ऐसे बच्चे अपने आप को एक्सप्लोर भी करना चाह रहे होते हैं। साथ साथ वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, समटाइम कुछ बच्चे शाय होते हैं, कुछ बच्चे नहीं भी शाय होते हैं।
वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो शाइनेस को ख़त्म करने के लिए मैंने जैसे अभी बताया है कि बच्चों को एक्सपोजर कराना जो है स्टार्ट करें। अगर आप बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। स्पोर्ट्स बहुत अच्छा होता है। अगर इस एज में आप बच्चों को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं, वहाँ से बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आता है, बच्चे एक दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी करना स्टार्ट करते हैं। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो ऑटोमेटिकली जो है शाइनेस जो है वो कम होना जो है स्टार्ट हो जाती है। बच्चों को साथ लेके भी जाइए जहाँ पे भी आप मिलाने के लिए जाते हैं, ताकि बच्चे वहाँ जाके इंटरेक्ट करें। कुछ ऐसे ऑनलाइन जो बच्चों के लिए भी होते हैं, आप उनमें भी बच्चों को टेक पार्ट जो है, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है तो करवा सकते हैं। अभी तो ज़ाहिर है बंद है, उस तरह से एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, तो ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स हैं आप वो बच्चों को अटेंड कराइए। ख़ुद बच्चे के साथ बात कीजिए, डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनमें पार्टिसिपेट कीजिए, कम्युनिकेट खुद करना स्टार्ट कीजिए, ताकि बच्चा जो है वो भी कम्युनिकेट करना जो है वो स्टार्ट करे। और ये देखिए कि बच्चा सोचता क्या है, बच्चे की सोच को जानने की भी बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर मैं कैटान्यू टैबलेट ले रही हूँ। मैंने AKU में डॉक्टर को दिखाया था और कहीं हद तक ठीक हो गई थी, मगर फिर दोबारा से अब ऐसा दिमाग हो जाता है, दिमाग की नसें कभी स्लो और कभी तेज़। अच्छा, इसमें अगर आपने किसी डॉक्टर के साथ आप ऑलरेडी कंसल्टेशन में हैं तो AKU में जो है अभी ऑनलाइन जो है ऑनलाइन सेशंस और टेली काउंसलिंग जो है वो चल रही है, या टेली जो हेल्थ है उनके क्लिनिक्स खुले हुए हैं। तो आप अपने डॉक्टर से जो है दोबारा से बात कीजिए, ताकि अगर वो आपको लगता है कि मेडिसिन की ज़रूरत है तो वो आप ले सकें वहाँ से। ओके, इन्होंने लिखा है कि कभी तेज़ कभी मुझे प्रॉब्लम 1 मंथ से है, शायद कोविड-19 का मसला है। कोविड-19 की वजह से अगर आपको लग रहा है परेशानी हो रही है तो उसके लिए आप डिफरेंट वीडियोस देखें, ताकि वहाँ से आपको हेल्प मिल सके। और AKU का क्योंकि टेली हेल्थ जो है वो सर्विसेज अवेलेबल है, तो वहाँ से टेलीफोन के ज़रिए आप अपनी डॉक्टर से भी पूछिए, ताकि अपनी मेडिसिन जो है उनके साथ आप शेयर करें कि आपको क्या डोज़ अभी लेने की ज़रूरत है और क्या नहीं। नूर का क्वेश्चन है, हाउ कैन आई आस्क क्वेश्चन विदाउट बीइंग पब्लिक। जी नूर, आप इनबॉक्स जो है वहाँ पे अपने क्वेश्चन जो है सेंड कर दें, तो वहाँ से मैं आपको आंसर कर दूँगी। मरियम मुख्तार, पता भी होता है कि गुस्सा कंट्रोल करना है मगर हो नहीं पाता। जी मरियम, आप हमारी एंगर मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है डॉक्टर हिना इमरान वाला, वो देखिएगा, प्रोग्राम के बाद मैं शेयर कर दूँगी, ताकि आप उससे फ़ायदा जो है उठा सकें। OCD बीमारी का इलाज ये हम बात कर चुके हैं। फ्री काउंसलिंग ऑनलाइन, अच्छा ये आपने लिखा है डॉक्टर हिना इमरान येस्टरडे मेंशन पीस साइकोलॉजी फ्री काउंसलिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, काइंडली कंफर्म एंड शेयर विद अस। जी बिल्कुल, कुछ हमारे ऐसे टेली काउंसलिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्री काउंसलिंग अभी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं वो शेयर कर दूँगी बिल्कुल आपको। शीज़ा थैंक यू, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। हेल्प मी कॉन्टैक्ट नंबर, जी जाहिद अभी कॉन्टैक्ट नंबर जो है हम शेयर, असल में जब और लोग प्रोग्राम कर रहे होते तो मैं साथ साथ शेयरिंग कर रही होती हूँ, मैं ख़ुद प्रोग्राम कर रही हूँ तो मैं बाद में शेयर कर सकती हूँ। और हमारे IT के पर्सन है वकास, आई थिंक अभी शायद आखिरी इशरा चल रहा है, तो मे बी शायद वो बिज़ी हैं अभी प्रोग्राम में, मुझे लग नहीं रहा कि वो अटेंड कर रहे हैं, वरना साथ साथ वो शेयर कर देते हैं। तो मैं लेटर ऑन प्रोग्राम के बाद आपको शेयर करती हूँ। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स का कुछ बताइए। जी टाइम मैनेजमेंट पे अभी जो मेरा मोटिवेशन वाला मैंने प्रोग्राम किया था उस पर टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ी सी मैंने बात की थी, लेकिन ये एक पूरा फुल फ्लेज जो है प्रोग्राम होता है टाइम मैनेजमेंट का, ये हमारा पाइपलाइन में है, इसको हम ईद के बाद हम रखेंगे। लेकिन बेसिकली टाइम मैनेज जो अगर आप नहीं कर पा रहे होते तो उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे सम टाइम ये होता है कि स्ट्रेस जो है वो इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा जो है प्रोक्रेस्टिनेशन का एक एलिमेंट है वो इन्वॉल्व होता है, और परफेक्शनिज़म का एक एलिमेंट होता है वो इन्वॉल्व होता है, जिसको हमें यानी समझने की ज़रूरत होती है। या फिर मोटिवेशन, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमारी मोटिवेशन कम होती है, इस वजह से हम जो है प्रोग्राम, इस वजह से हम उस काम को नहीं कर पा रहे होते। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जो है, इनको जानने के लिए आप एक तो मोटिवेशन का जो प्रोग्राम मैंने अभी पिछला कराया था आप वो देखिएगा, उसमें पार्ट 1 और 2 दोनों के लिंक्स दिए हुए हैं, अभी हम शेयर भी कर देंगे आपको। इसके अलावा एक प्रोग्राम डॉक्टर सोबिया ने कराया था प्रोक्रेस्टिनेशन पे,
तकरीबन 2 वीक्स बैक। वो प्रोग्राम भी आप देखिएगा ताकि वहाँ से आपको प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में पता चले और मोटिवेशन के बारे में भी नॉलेज मिले। और जब फिर हम ईद के बाद टाइम मैनेजमेंट का प्रोग्राम करवाएंगे तो फिर आपको एक बेस लाइन आपकी बन चुकी होगी, कुछ नॉलेज आपके पास ऑलरेडी मोटिवेशन से रिलेटेड और आपके पास प्रोक्रेस्टिनेशन से रिलेटेड ऑलरेडी होगी, तो आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो आसानी के साथ फिर सीख सकेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट जो है उसके पीछे, मैनेज ना करने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स पे हम रमज़ान में बहुत सारे फैक्टर्स पे हम प्रोग्राम्स करा चुके हैं। वो प्रोग्राम सारे एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। जैसे नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव कैसे करना है, अगर आप पॉजिटिव हो जाएंगे तो टाइम मैनेजमेंट बेहतर तरीके से आप कर सकेंगे। चीज़ों को अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं या आपको लगता है परफेक्ट करके करनी है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई नेगेटिव थिंकिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है। जब आप वो चेंज कर लेंगे तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पा सकेंगे। स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट को जो है स्किल्स जो हैं वो सीख सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। ये प्रोग्राम्स देखिए और फिर टाइम मैनेजमेंट का जो स्पेशल प्रोग्राम होगा वो भी आप अटेंड कीजिएगा। और बेसिकली टाइम को मैनेज करने के लिए आपको ये भी देखना है कि किन चीज़ों को आपको प्रायोरिटी देनी है और किन चीज़ों को अभी आपको प्रायोरिटी नहीं देनी है। कौन सी चीज़ें अर्जेंट हैं और इम्पॉर्टेंट हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का बायस होती हैं। जो चीज़ें अभी अर्जेंट नहीं होती हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट होती हैं उन चीज़ों को हम बाद में हम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अर्जेंट होती हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो नहीं होती हैं, लेकिन हम उनको टाइम नहीं दे रहे होते, जिसकी वजह से फिर हमारा जो टाइम जो है प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाता है। तो इसको प्रॉपर हम सिखाएंगे इंशाल्लाह। आप पेज को हमारे लाइक कीजिएगा ताकि या फॉलो कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहें और टाइम मैनेजमेंट का जो हमारा प्रोग्राम होगा वो आप अटेंड कर सकें। इसके अलावा लोगों के बिहेवियर, इग्नोरेंस और टॉन्ट करना भी मेरे को गुस्सा दिलाता है। बिल्कुल, अभी मैंने इस पे बात की है कि किस तरह से लोगों के बिहेवियर्स को हम इग्नोर कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि हम उनके हर बिहेवियर पे जो है हम रिएक्शन जो है हम शो करें। इस पे लेट गो का हमारा प्रोग्राम आएगा आफ्टर ईद कि कैसे हम लेट गो करें, हम फॉरगिव कैसे करें और किस तरह से आगे कैसे बढ़ें। कम्युनिकेशन पैटर्न पे कल हमारा प्रोग्राम है, आप वो देखिएगा। उसमें बताया जाएगा कि किस तरह से हम अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव रखते हुए जो है लोगों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, गुस्सा एमी अली ने लिखा है गुस्सा बहुत आता है, एनी रीज़न, हस्बैंड बच्चे पर भी। जी, गुस्सा बहुत आता है हस्बैंड बच्चे पे भी, तो इसका मतलब है कि आपका जो गुस्सा है उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। उस पर एंगर मैनेजमेंट का जो हमारा प्रोग्राम है वो देखिएगा, वीडियोस में जाके डॉक्टर हिना इमरान ने करवाया था ताकि वहाँ से आप एंगर मैनेजमेंट जो है वो सीख सकें। इसके अलावा कल हमारा जो प्रोग्राम होगा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का, वो भी एंगर मैनेजमेंट और रिजर्टिव ट्रेनिंग पे है। कल का प्रोग्राम एक कल है आई थिंक, या नेक्स्ट अभी हमने अनाउंस नहीं किया है, हो सकता है ईद के बाद हो, तो वो प्रोग्राम आप अटेंड कीजिए ताकि वहाँ से आप इन चीज़ों को सीख सकें। वाई पर्सन रिपीट अ थिंग्स लाइक एनीथिंग दैट हैपन्स नेगेटिव, वाई कांट वन लेट गो एंड कीप थिंकिंग एंड डिस्कसिंग इट ओवर एंड ओवर। जी फहमीदा, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है कि लोग जो है एक ही बात रिपीट करके क्यों बोलते रहते हैं और क्यों नहीं लेट गो करते। नेगेटिव थिंकिंग को वो रीवायर नहीं करते या नेगेटिव थिंकिंग को ओवरकम नहीं कर पाते हैं। उसके लिए सम टाइम आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। आपने चूँकि आपका जो माइंड है वो पैटर्न उसका ऐसे ही डेवलप हो चुका होता है, उसके पीछे नेगेटिव थिंकिंग के पीछे आपकी नेगेटिव बिलीव्स जो हैं वो अटैच्ड होती हैं, या ज़िंदगी में जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस नेगेटिव इस तरह से हुए होते हैं कि आपकी थिंकिंग पैटर्न जो है वो नेगेटिव हो चुका होता है, जिसकी वजह से फिर आप चीज़ों को नेगेटिवली परसीव करते हैं। आपका नेगेटिव इमोशन उसके नतीजे में होता है और उसके नतीजे में आपका बिहेवियर जो है वो भी नेगेटिव हो जाता है। और आपको लगता है कि अगर आप जिस शख्स ने आपके साथ ज़्यादती की, अगर आप उसे सम टाइम, कुछ लोग सोचते हैं माफ़ कर दूंगा तो वो शायद दोबारा आपके साथ करे। तो लेट गो ना करने की एक रीज़न ये भी होती है। और ये भी होता है कि अगर मैंने उसके साथ बुरा नहीं किया और उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं उसको क्यों माफ़ करूं। या कभी कभार ऐसा होता है कि वो चीज़ आपके अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, अनकॉन्शियस माइंड उसको छोड़ नहीं रहा होता, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा हर्ट की फीलिंग्स रखता है, या वो चीज़ उसके लिए इतनी तकलीफ़देह होती है कि वहाँ से उस फीलिंग्स को यानी छोड़ना या उससे छुटकारा पाना उसके लिए अपने लिए खुद से मुश्किल होता है। तो वहाँ पर ये जो मैंने अभी आपसे कहा कि फॉरगिवनेस और लेट गो पे मैं प्रोग्राम कराऊंगी ईद के बाद, उसका रीज़न यही है कि ये चीज़ें अनकॉन्शियस में बैठी होती हैं। और चूँकि अभी कॉन्शियसली मुझे पता नहीं होता है तो मेरे लिए
ख़ुद से उसको अकेले करना कभी कभार मुश्किल होता है, सेशंस लेने की उसमें ज़रूरत पड़ती है। मर्दों को डिस्कशन बहस क्यों लगती है? मर्द हजरात डिस्कस क्यों नहीं करते मामलात को? अच्छा, जैसे अभी देखिए बहुत से मर्द तो डिस्कस बहुत ज़्यादा करते हैं और कुछ जो है वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आपका एक्सपीरियंस ऐसा हुआ हो जिनके साथ तो वो डिस्कस ना करते हों। तो कुछ लोगों को आदत नहीं होती है बात करने की और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बातें करने की आदत होती है, अपनी अपनी एक नेचर भी होती है। तो वहाँ पर भी दूसरे क्यों नहीं करते हैं उसके बारे में जानने से बेहतर होता है कि हम अपने आप को देखें कि हम ख़ुद को कैसे ठीक रख सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं। दूसरा जो पर्सन है जब वो चाहेगा कि वो अपने आप को तब्दील करे या वो अपने आप को चेंज करे तो मेरे हाथ से फिर उसको कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर वो दूसरा पर्सन जो है मर्द आपके घर का कोई फ़र्द है, हस्बैंड की बात आप कर रहे हैं या किसी पेरेंट्स में से किसी की या बहन भाई से किसी की, तो अगर वो बात नहीं करता तो आप जो है आप कम्युनिकेट करना जो है स्टार्ट करें। उसके लिए कल तो नहीं, आई थिंक ईद के बाद अब शायद होगा प्रोग्राम हमारा जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का है, आप वो अटेंड कीजिएगा। तो वहाँ से हम डिफरेंट कम्युनिकेशन जो है पैटर्न्स जो हैं वो आप लर्न करेंगे। इसके अलावा जो हमारा रिलेशनशिप पे प्रोग्राम था आप वो अटेंड कीजिए, जो हो चुका है वीडियोस में से आपको मिल जाएगा। मैं लिंक्स भी उसके शेयर कर दूँगी कि किस तरह से रिलेशनशिप्स जो हैं हमारे ख़राब होते हैं और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। सम टाइम ये होता है कि हम चीज़ों को दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं और उस ब्लेम की वजह से जो है जो हमारा सामने वाला पर्सन है जो हमारे रिलेशन में होता है, हमारा घर का कोई भी फ़र्द हो सकता है, वो चीज़ उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती, हर्टफुल होती है, जिसकी वजह से वो फिर एवॉइडेंस की तरफ चला जाता है और बात नहीं कर रहा होता। मैं अपना हर शौक़ ख़त्म कर लिया है, हस्बैंड को नहीं पसंद था लेकिन मैं अब भी ज़हनी मरीज़ बन गई हूँ। बस घर के काम करके ही लाइफ गुजारी। जी, घर के जैसे अभी आपने कहा कि घर के काम काज करके लाइफ गुजारी, तो घर के काम भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें आपको खुशी मिल रही होती है। तो उनके साथ साथ थोड़ा सा टाइम अगर आप अपने लिए निकालें और ये देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट में आपको खुशी देती थी, कौन से ऐसी हॉबीज़ आप करती थी जो आपको खुशी देती थी। आप थोड़ा सा टाइम अगर उनके लिए निकालना स्टार्ट करेंगी तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप ये सोच के कर रही हैं कि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, मैंने वो काम छोड़ दिया है, तो वहाँ से देखें कि आप कहीं ना कहीं तो उनकी खुशी के लिए कुछ कर रही हैं। तो कुछ काम आप अपने भी देखिए कि कौन से ऐसे काम हैं, वो रीडिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, कुछ और सिलाई कढ़ाई के अलावा भी कुछ हो सकता है। आप या कोई और काम जो आपको बहुत अच्छा आता था पहले और आपने छोड़ दिया था और अब आपको लगता है कि आप उसके लिए टाइम जो है वो निकाल सकती हैं, तो वहाँ से थोड़ा बहुत टाइम आप अपने लिए निकालना जो है स्टार्ट करें ताकि वो करके आपको अच्छा महसूस हो। और जब आप पॉजिटिव सोच के साथ घर का कोई भी काम करेंगी तो डेफिनेटली आपको घर के काम करना भी जो है वो अच्छा लगेगा। ओके, एक और सवाल है अंबर फातिमा का। आई फील शाई इन फ्रंट ऑफ पीपल बट व्हेन आई टॉक टू अदर्स आई टॉक नॉनसेंस, हाउ कैन आई करेक्ट दिस? ओके, अच्छा, आपको लगता है कि आप नॉनसेंस बात कर रही होती हैं जब दूसरों के सामने बोलती हैं, तो इसके लिए तो अंबर बेहतरीन होता है कि थोड़ी सी आप जब किसी से मिलने के लिए आपको जाना है तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। समटाइम ये होता है कि हम शुरू में हम अपने आप को कहते रहते हैं मैं बात नहीं कर सकता या मैं बात नहीं कर सकता या मुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा या लोग मेरे बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव एवेलुएट करेंगे, और जब हम उस सिचुएशन में जाते हैं तो फिर एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि मुँह से कुछ भी वर्ड्स जो है ऐसे निकल जाते हैं जो हम बोलना नहीं चाह रहे होते। तो उसके लिए बेहतरीन ये होता है कि आप जाने से पहले तकरीबन आपने किसी से मिलना है, कोई बात करनी है या किसी टॉपिक पे डिस्कस करना है, तो बेहतर ये होता है कि आप कुछ दिन पहले से ही उसकी प्रैक्टिस जो है आप रिलैक्स रहते हुए उसकी वीडियो अपने माइंड में चला लें और इमेजिनेशंस कर लें, देखते हुए इमेजिन करते हुए एक पिक्चर बना लें उसकी अपने माइंड के अंदर, और साथ ही उसको उसमें देखें कि आप किस तरह से जो है वहाँ पर जाके आप बात करेंगी और करते हुए देखें। यानी जो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके लिए सब कुछ रियल होता है, अभी होता है। अगर आप इमेजिनेशन में जाके उस पूरी सीनरी को या उस पूरी वीडियो को पहले से ही चला लेती हैं और रोज़ाना जाने वहाँ उस सिचुएशन में जाने से एक हफ़्ता पहले रोज़ाना रात को सोने से पहले आप उस वीडियो को चलाती हैं, तो जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो उसके लिए ट्रेन होना शुरू हो जाता है। और फिर ये भी होता है, रोल प्लेइंग भी कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि घर के अंदर आपकी कोई बहन या फ्रेंड के साथ अगर आप प्रैक्टिस कर लेती हैं
रोल प्ले कर लेती हैं कि किस तरह से आप जाके वहाँ पर बात करेंगी सिचुएशन में। आईने के सामने या शीशे के सामने बात करके प्रैक्टिस कर सकती हैं, देख सकती हैं कि जब आप बात कर रही होती हैं कि कैसा आप अपने आप को परसीव करती हैं, कैसा देखती हैं। उसमें पहले आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज डॉक्टर सोबिया के प्रोग्राम से आपको मिल जाएगी, उन्होंने सिखाई है। वहाँ से वो प्रैक्टिस करने के बाद और फिर आप उसको पहले से प्रैक्टिस करें, आईने के सामने भी कर सकती है, इमेजिनेशन में आप रोज़ाना रात को करें। अगर आपके पास कोई है तो उसके साथ आप उसको रोल प्ले भी कर सकती हैं। और फिर जब आप वहाँ जाके बात करेंगी तो आप देखेंगी कि वो चीज़ आपके लिए पहले से ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि आपने उसको पहले से ही प्रैक्टिस जो है आपने कर लिया होगा। तो जिस तरह से हम अपने जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई के जो हमारे बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, मैथ्स के असाइनमेंट्स होते थे हमारे, कितनी दफ़ा हम प्रैक्टिस करते थे। पहाड़े हम कितनी दफ़ा याद करते थे। हम जब साइकिल चलाते थे कितनी दफ़ा हम प्रैक्टिस करते थे। गाड़ी चलाते हुए कितनी दफ़ा, कितने दिनों तक हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। या स्विमिंग करने जाते हैं हम कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे रिलेशनशिप्स भी हमसे प्रैक्टिस मांगते हैं। जब हमें रिलेशनशिप किसी से बात करनी है, हमें प्रेजेंटेशन देनी है, अगर हम उसकी प्रैक्टिस पहले से ही कर लेंगे तो फिर वो हम रवानी आ जाती है हमारे लफ्ज़ों में, हमारी ज़ुबान के अंदर। फिर हम बोलते हुए जब अनकॉन्शियसली हम बोल रहे होते हैं तो वही बोलते हैं जो हमने पहले से प्लान किया होता है, हमने सोचा हुआ होता है, जो हमारे जहन में बैठ चुका होता है। तो प्रैक्टिस अगर आप करके जाएंगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और अपने आप को साथ में ये भी देखें मैं कर सकती हूँ, येस आई कैन डू दैट। कॉन्फिडेंस के साथ आप जाएंगी तो आपकी जो ग्रेजुअली जो एंजाइटी है या वो चीज़ जो है कम होना स्टार्ट हो जाएगी। सादिया मुस्तफ़ा मैम, व्हेन could not maintain studies timetable and set schedule mostly consistently issues। अच्छा सादिया, इसके लिए आप मेरा वो प्रोग्राम देख लें मोटिवेशन वाला, उसमें पूरी ये गाइडेंस मैंने उसके अंदर दी हुई है कि किस तरह से आपने मोटिवेशन के अंदर वेल फॉर्म गोल्स जो है मैंने वो एक बनवाया था। उसके लिए अगर मैं आपको सेंड भी कर दूंगी डिफरेंट क्वेश्चंस भी, जिनके आंसर्स आप फाइंड आउट कीजिएगा ताकि आप उसको अडॉप्ट करते हुए अपनी जो टास्क हैं उनको एक्सेप्ट कर सकें। और टाइम टेबल मेंटेन करने के लिए देखें बेहतर ये होता है कि आप अपना टाइम टेबल रियलिस्टिक बनाएं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम लिख लेते हैं जी 3 घंटे तक जो है मैं पढ़ाई करूँगा, 4 घंटे तक पढ़ाई करूँगा। तो 4 घंटे तक हमारी कंसिस्टेंसी जो है नहीं रह सकती है। हम उस तरह रिलैक्स रहते हुए एंजॉय करते हुए नहीं पढ़ सकते हैं। 90 मिनट्स तक जो है एक एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो कंटिन्यूसली तो हम उसे एंजॉय करते हैं। उसके बाद हमें थोड़ा ब्रेक देना होता है, हम थोड़ा रिलैक्स करें ताकि हमारा जो माइंड है वो फिर से रिचार्ज हो जाए और फिर हम दूसरी कोई एक्टिविटी जो है हम वो करना जो है हम स्टार्ट करें। तो इसमें आप अटेंड करें मोटिवेशन वाला प्रोग्राम भी और प्रोक्रेस्टिनेशन वाला भी जो डॉक्टर सोबिया ने कराया था, वहाँ से आपको गाइडेंस जो है इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो है बिल्कुल मिल जाएगी। बाकी लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ पे हमारा प्लान है, ईद के बाद हम रखेंगे उस पर कि लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या होती हैं, किस तरह से हम अपनी लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं। यूजली सेशंस आर वेरी एक्सपेंसिव, ऑलमोस्ट 1,000 पर सेशन एंड इज़ डिफ़िकल्टी टू मैनेज, दैट्स वाई यूजली पीपल डोंट टेक हेल्प, हाउ कैन यू गाइड। देखिए ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे सेशंस जो हैं वो 1,000 रुपीज़ के हों, 100 रुपीज़ के भी होते हैं सेशंस। इवन इंस्टीट्यूट में जो हमारी फ़ीस है वो 50 रुपये भी होती है और ज़कात फ़ंड भी है हमारे पास। मैं आपको ट्रस्ट के नंबर जो है वो शेयर कर दूँगी। ट्रस्ट में जो है हमारे चार्जेस काफ़ी जो है रीज़नेबल होते हैं, अफोर्डेबल चार्जेस होते हैं। 100 रुपीज़ से लेकर फिर जितना यानी मैक्सिमम डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं उसके अंदर ना, तो वहाँ से आप बात कर लीजिएगा ताकि वहाँ से आप हेल्प जो है ले सकें। ओके मैजबिन तारिक, वेलकम टू द प्रोग्राम। क्या मैं फिर से नॉर्मल लाइफ में, अब जी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में आप बिल्कुल आ सकती हैं अगर आप अपने काउंसलिंग ले लेती हैं, इंडिविजुअल काउंसलिंग, तो वहाँ से आपको काफ़ी हद तक जो है आपको हेल्प मिल जाएगी और आप अपनी फंक्शनिंग को बहुत हद तक बेहतर बना सकती हैं। मेरी चीज़ है और उसकी इन लॉज सैड रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, अब वो चाहती हैं कि वो उनसे सेपरेट हो जाएं क्योंकि साथ रहने से वो खुद को स्ट्रेस में रहती हैं। क्या ये बेस्ट होगा या वो साथ खुद को स्ट्रेस में रखती हैं, क्या ये बेस्ट होगा कि वो उनसे सेपरेट हो जाएं?
सरवत, ये किसी और के बारे में शायद आप पूछ रही हैं कि वो उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो अलग हो जाना चाहिए। देखिए, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम साथ रह रहे होते हैं तो हमें पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने रिलेशनशिप्स को जो है हम बेहतर बनाएं, क्योंकि अगर हम अलहदा भी हो जाएंगे तो हमारा मिलना जुलना अगर इन लॉज के साथ हमें रखना है, यकीनी तौर पे फैमिलीज़ जब बनती हैं तो किसी एक लड़की या लड़के की जब शादी होती है तो वो एक फैमिली में आती है, तो उसको वहाँ आके एडजस्ट करना होता है, उस फैमिली के साथ ही चलना होता है, क्योंकि वहीं से फिर आपके बच्चे भी सीखते हैं और चीज़ों को लेके आगे चलते हैं, वहीं से आपकी पूरी एक जनरेशन जो है वो ग्रो करती है। तो रिलेशनशिप्स अगर हम दूसरी जगह भी रहेंगे तो हमें अच्छे बनाने के लिए हमें एफ़र्ट्स करनी है। तो रिलेशनशिप पे जो मेरा प्रोग्राम है आप वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे हमने लॉस की भी हमने बात की है कि किस तरह से रिलेशनशिप अच्छे बन सकते हैं, और असर्टिव ट्रेनिंग पे जो हमारा प्रोग्राम होगा वो भी देखिएगा। तो सेपरेट होना ऑप्शन ज़रूरी नहीं कि ऑप्शन हो, इसमें जो हस्बैंड वाइफ है उन दोनों को डिस्कस करके, फैमिली से डिस्कस करके अगर उन्हें लगता है कि सेपरेट हो जाना बेहतर है तो फिर वो डिसीजन जो है आप लेना चाहिए उसके लिए। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सेपरेट घर अफोर्ड करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, या अगर घर के अंदर कुछ एक ही दो ही लोग हैं और आपको लगता है कि वो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे और हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तो वो चीज़ फिर आप प्रॉब्लमेटिक मज़ीद प्रॉब्लम में आ जाते हैं, हस्बैंड आ जाते हैं, या वाइफ अगर साथ रहना नहीं चाहती और हस्बैंड साथ रहना चाहते हैं तो वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो उसमें फिर डिस्कस करके ही जो है डिसीजन लेना चाहिए, और साथ में रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए भी एफर्ट्स करें। ओके, पैनिक अटैक को कैसे रोका जा सकता है स्टार्ट हो जाए तो? जी बिल्कुल, पैनिक डिसऑर्डर पे काफ़ी सवाल हमें पहले भी आए हुए थे, तो मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। पैनिक डिसऑर्डर जो है, पैनिक अटैक जो है, एक ही पैनिक अटैक अगर हो जाता है तो उसकी वजह से फिर ये होता है कि एंजाइटी या स्ट्रेस या अवॉइडेंस बिहेवियर जो है वो शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लीड कर सकता है आगे फिर पैनिक डिसऑर्डर को भी लीड कर सकता है, PTSD यानी जो और कोई जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर है उनको भी लीड कर सकता है। तो उसके लिए कंसल्ट करने की ज़रूरत है, ताकि एक तो डॉक्टर्स को भी दिखाइए, अगर मेडिसिन की ज़रूरत हो तो मेडिसिन लेने के लिए जो है आप कंसल्ट करें, और साथ में काउंसलिंग के लिए आप मुझे इनबॉक्स करें तो मैं आपको नंबर्स जो है सेंड कर दूंगी, ताकि आप ऑनलाइन काउंसलिंग जो है आप वो भी लें पैनिक डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, ताकि ये दोबारा ना हो। हेल्प ADHD adult if they can't cooperate and not willing to take session। अच्छा, ADHD पे डॉक्टर आतिफ ने प्रोग्राम किया था फ्राइडे को, आप वो प्रोग्राम जो है उनका अटेंड कीजिएगा, ताकि वहाँ से एक तो गाइडेंस आपको मिल सके ADHD के बारे में। अगर नहीं कॉपरेट कर रहे तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन जो है वो उसकी ज़रूरत भी होती है, ताकि उनकी जो हाइपर एक्टिविटी है वो कंट्रोल में आए और साथ अटेंशन जो है वो बेहतर हो। उसके बाद वो जो है थेरेपी के लिए, बिहेवियरल थेरेपी मोस्टली जो है इसमें हम सजेस्ट करते हैं, और उसके लिए जो है अभी क्लिनिक्स चूँकि उस तरह से ओपन नहीं है फिज़िकली या एट प्लेस ओपन नहीं है, जब ओपन हो जाएंगे तो फिर आप कंसल्ट कीजिएगा, ताकि बिहेवियरल थेरेपी के लिए जो है बुलाया जा सके। लेकिन अभी डॉक्टर आतिफ का नंबर मैं आपको सेंड कर दूँगी, ताकि वहाँ, या उनका प्रोग्राम का, ताकि वहाँ से आपको गाइडेंस मिल सके। जी उस्मा, थैंक यू। कांट गेट अपॉइंटमेंट विद यू वन ऑन बेसिस। उस्मा, अभी चूँकि इंडिविजुअली अपॉइंटमेंट के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं निकल रहा, रमज़ान भी है, तो मे भी रमज़ान के बाद मैं देखती हूँ अगर थोड़ा बहुत मैनेज वंस एक सेशन अगर पर डे मैं मैनेज कर सकूँ तो आप मुझे यानी इनबॉक्स कर दें, आई विल सी, वरना अदरवाइज़ मैं आपको औरों के नंबर जो हैं दे दूँगी, ताकि वहाँ से आप सेशन ले सकें। ओके, सॉरी मैम, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, स्मॉल हाउस स्ट्रेस सिचुएशन अराउंड। अच्छा, पूरी बात मुझे समझ नहीं आई कि स्मॉल घर है, ऑनलाइन आपको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर छोटा है, लोगों के सामने सम टाइम ये होता है कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखते हुए बात नहीं कर पाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा वेट कर लें। अगर आप कराची में हैं और इंस्टीट्यूट ओपन हो जाता है तो वहाँ पर आप कंसल्ट बिल्कुल कर सकती हैं। प्लीज़ हेल्प मी, मुझे OCD की बीमारी है लेकिन कोई घर वाला कोऑपरेट नहीं कर रहा। जी जाहिद, मैं आपको नंबर शेयर करती हूँ ताकि वहाँ से आप टेली जो हेल्थ है वो ले सकें। अगर घर वाले नहीं कर रहे और आपको लगता है कि आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है तो अपनी हेल्थ को देखते हुए
बीइंग अ एडल्ट आप जो है कंसल्ट कीजिए ताकि आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू अतिया उस्मा। इनबॉक्स माई क्वेश्चन मैम, आई हैव इनबॉक्स माई क्वेश्चन। ठीक है आदिल, मैं देख लूँगी बिल्कुल। ओके अच्छा, इन्होंने पूछा है मुन्ना, क्या ये वीडियो सेशन रिकॉर्डेड रहेंगी हमेशा के लिए? जी ये हमारा जो पेज है उसके ऊपर ही रिकॉर्डेड वीडियो, अगर आप पेज खोलेंगे ना तो वहाँ पर वीडियोस लिखा हुआ आ रहा होगा। वीडियोस को आप क्लिक करें तो नीचे सारी वीडियोस जो हैं ओपन हो जाएंगी। जी और हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी का। इन वीडियोस को आफ्टर ईद जो है हम इसको यूट्यूब पे भी डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं और फेसबुक से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप इन्हें। व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज अ पर्सन विद मास्टर इन साइकोलॉजी कैन ऑफर टू द पीपल? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा, मास्टर्स का मतलब है यानी 16 साल एजुकेशन। नॉर्मली होता है कि मास्टर्स लेवल तक जो है साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा जो पढ़ाया उस तरह से प्रैक्टिकल नहीं जाता है। मोस्टली थ्योरेटिकल्स जो है वो ज़्यादा कराया जाता है या बहुत ही बेसिक लेवल पे जो है वो कराया जाता है। तो शफक मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो है आगे जो है ट्रेनिंग जो अगर आप चाहती हैं कि सर्विस प्रोवाइडर बने या सर्विसेज देना स्टार्ट करें तो आप ट्रेनिंग इस पे लीजिएगा। डिफरेंट जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्स भी होता है, एमफिल भी होता है, वो कीजिए। काउंसलिंग में आना चाहती हैं आप, काउंसलिंग की तरफ जाइए। और अभी मास्टर्स करने के बाद आप टीचिंग में बिल्कुल आ सकती हैं, तो टीचिंग आप स्टार्ट कीजिए। टीचिंग से आपकी स्किल्स और ज़्यादा जो है वो बढ़ सकती हैं। और आगे चूँकि अब आगे जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं कि कौन से ऐसे क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर मिनिमम जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो उसमें अभी तक जो हमारे डिसीजंस हैं वो यही हैं कि एटलीस्ट आपका कोई ना कोई आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। आप एमफिल करें या एमएस करें, चाहे वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में हो, काउंसलिंग में हो, रिहैबिलिटेशन के अंदर हो, ड्रग एडिक्शन में हो, ताकि स्पेसिफिकली आपके पास ट्रेनिंग हो। क्योंकि आपको ह्यूमन बीइंग के साथ जो है डील करना है, ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करना है, तो विदाउट ट्रेनिंग अगर आप करेंगे तो वो उनके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है और आपके लिए, आपके पास भी अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो आप उस तरह से कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। और फिर आगे जब अभी जो है ये चीज़ें बिल पास हो जाएगा मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का, तो फिर डेफिनेटली उस पर हमने मास्टर एमफिल और एमएस रखा है और पीएचडी रखा है, तो वहाँ पर फिर आप जो है कर नहीं पाएंगी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड, या अंडर सुपरविजन जो है फिर आप ट्रेनिंग के बाद जो है आप कर सकती हैं। तो अगर आप एजुकेशन अपनी बढ़ाते हैं, ट्रेनिंग की तरफ जाती हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। फ़ातिमा, मुझे अपनी अम्मी से बहुत गुस्सा आता है कि अम्मी ने मेरे साथ हमेशा ज़्यादती की। जी फ़ातिमा, इसके लिए एक तो लेट गो का प्रोग्राम आप अटेंड कीजिएगा। लेट गो कर देना चाहिए हमारे पेरेंट्स। समटाइम जब हम ये कहते हैं कि पेरेंटिंग पे हम बात कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब हमारे पेरेंट्स बने थे तो वो भी पहली दफ़ा बने थे, उन्होंने भी वो सीखा था जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा था या उन्होंने उनको करते हुए जो देखा था, और जिस तरह से उन्होंने फिर उन्हीं चीज़ों को अप्लाई किया और उन्हीं टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए जो है आपकी परवरिश की है। तो अब आप बड़ी हो गई हैं, अब आप बड़ी हो के अपनी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को बेहतर बना सकती हैं। वो चूँकि हमारे वालिदैन हैं तो हमें बहुत सी जगहों पे दरगुज़र हमें करना है, हमें लेट गो कर देना है। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि उन्होंने हमारे साथ बुरा किया था और अभी भी अपनी ज़िंदगी को बुरा बनाते रहेंगे तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो मूव ऑन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें पीछे की चीज़ों को, ज़्यादतियों को हमें इग्नोर करना होता है, हमें माफ़ करना होता है, हमें लेट गो करना होता है, ताकि आगे जो है हम बेहतर बनाया। अगर आपको लगता है कि अभी भी वो आपके साथ कभी कभार कुछ ऐसे कह जाती हैं तो आप उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे बात कीजिए, ताकि अगर आपने कुछ अच्छा सीखा है पॉजिटिव तो आप उनको भी बताइए, ताकि वहाँ से भी पॉजिटिव चेंज जो है आना जो है। वकास, आपने ज्वाइन कर लिया तो कुछ जो मैंने वीडियोस के नाम दिए हैं अगर आप पेज पे शेयर कर देंगे तो लोगों को आसानी हो जाएगी। ओके, आई एग्री, पेरेंट्स समटाइम्स ज़्यादती कर जाते हैं। जी बिल्कुल, हम खुद भी एक पेरेंट हैं और हम भी कुछ परफेक्ट नहीं है। बहुत से परफेक्ट कोई भी ज़ात नहीं है ना, हर इंसान जो है वो ज़िंदगी के मराहिल से जब गुज़रता है तो वो बहुत कुछ सीखता हुआ गुज़रता है, तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो पेरेंट्स ने भी अगर शुरू में कभी कोई ज़्यादती की होगी तो मे भी अब उन्होंने जो गलती की भी थी तो अब वो गलती बीइंग अ पेरेंट आप ना दोहराएं, ताकि आप जो है आगे उन चीज़ों को लेके जो है ना चलें।
जाफ़र जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लीना ने पूछा है, थैंक यू मैम, आई एम फ्रॉम अदर कंट्री एंड आई एम फॉलोइंग इट with a lot of interest. If it is in the evening then we can follow these after coming back from work. ओके देखते हैं आगे हम किस तरह से हो सकता है, थोड़ा सा टाइम इसका हम आगे कर लें। तो लेट्स सी आफ्टर ईद या छुट्टियों के बाद हम किस तरह से लेके चलते हैं इसे। तो रात को भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा लोग इसको देख सकें। थैंक यू वकास, आपने पेज अच्छा ये किसी ने पूछा था कि फ्री काउंसलिंग कहाँ अवेलेबल है, तो यहाँ पे वकास ने लिंक शेयर किया है हेल्पलाइन अमन फाउंडेशन का। अमन के साथ जो है पाकिस्तान सोसाइटी फॉर एक्सीलेंस इन साइकोलॉजी, ये कराची के बहुत ही सीनियर साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने एक सोसाइटी बनाई है जिसमें मैं भी शामिल हूँ। उन्होंने एक जॉइंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है अमन फाउंडेशन के साथ, जिसमें फ्री काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड की जा रही है और सारे ही सीनियर साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं। वहाँ से जो है आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। ये नंबर राशिद लतीफ़ वेलफेयर सेंटर, यहाँ पे भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, ये भी फ्री काउंसलिंग जो है दे रहे हैं, यहाँ से आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम थोड़ा लॉन्ग टर्म है तो फिर आप जो है और लॉन्ग टर्म फ्री काउंसलिंग आई डोंट थिंक कि इतने लंबे अरसे के लिए आप को सर्विसेज प्रोवाइड होती रहेंगी, तो आप बेहतर होता है कि आप फिर कहीं प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए बात कर लें, भले कम चार्जेस हों, आप वहाँ से सर्विसेज भी ले सकते हैं। और डॉक्टर जो ब्रेन क्लिनिक का नंबर है साइकेट्रिस्ट का, ये भी नंबर हमने शेयर कर दिया, अगर किसी को मेडिसिन के लिए कंसल्ट करना है तो यहाँ कंसल्ट करें। डॉक्टर इमरान सादिक का नंबर भी कर दिया है। फ़ारूक ज़हूर अहमद ट्रस्ट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये हमारा ही ट्रस्ट है जो इंस्टीट्यूट का पार्ट है। डॉक्टर फ़ारूक ज़हूर अहमद जो है फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी भी, फाउंडर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी भी, फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी भी। उन्होंने उनका जो है घर है उन्होंने ट्रस्ट को दे दिया है और वहीं पे हमारा साइकोलॉजिकल क्लिनिक है। और अभी इस क्लिनिक में हम ऑनलाइन काउंसलिंग जो है टेली काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनका नंबर भी अवेलेबल है, यहाँ से भी आप बिल्कुल ले सकते हैं। दिखावा करने का एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जी मुन्ना, इस पर फिर अभी टाइम आई थिंक 4:30 हो गए हैं और मुझे अभी इफ्तारी भी बनानी है और प्रोग्राम का टाइम भी आई थिंक काफ़ी हो चुका है, तो इस पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। मैं ये प्रोग्राम जो है नोट कर लेती हूँ जी। ओके, अच्छा आवाज़ आ रही है। कुछ लोग अपनी कोई भी बात शेयर नहीं करते अपनी जी बहुत से लोग नहीं शेयर करते हैं बात, तो कोई बात नहीं, हर एक के साथ इंसान कंफर्टेबल नहीं फील करता। फिर ये बिल्कुल ओपन फोरम है फेसबुक का, कोई भी इसको देख सकता है। तो जो नहीं शेयर करना चाहता वो उसको इनबॉक्स कर सकता है जी। नॉर्मल नहीं शेयर करते हैं, इट्स अ नॉर्मल थिंग कि वो शेयर नहीं करते हैं। बिहेवियर हम ये नहीं कहेंगे कि ये नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन अगर आप अपने क्लोज़ लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं तो उसमें ये होता है कि फिर आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं और अच्छा और पॉजिटिव फील करते हैं, तो इफेक्टिव है अगर आप शेयरिंग कर लेते हैं तो। हस्बैंड हैज़ राइट टू वर्बली अब्यूज़, देखिए ये आप परफेक्टली अगर हाउसवाइफ मैनेज नहीं करती तो वर्बली अब्यूज़ करने का राइट है। आपने ये सवाल पूछा है, तो अब्यूज़ करने का राइट किसी को भी नहीं है। अगर हम अब्यूज़ की बात कर रहे हैं तो अब्यूज़ जो है किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है ना। आप किसी को अब्यूज़ अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली जो दूसरा पर्सन है वो हर्ट फील करेगा या उसकी जो इज़्ज़त नफ्स है उसको ठेस पहुँचेगी। और अब तो हमारे यहाँ जो है डोमेस्टिक वायलेंस का भी कानून बन चुका है और ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद और हमारे दीन में भी पसंद नहीं की जाती है कि आप जो है किसी को भी अब्यूज़ करें या उसकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुंचाएं या उसे बहुत ज़्यादा डांटें। और डांटने का इतना ज़्यादा असर या मारें उसका इतना अच्छा असर पड़ता भी नहीं है। हालात और जो है आपके जो हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात हैं वो मज़ीद ख़राब होते हैं। तो आप प्यार से बात करें, कम्युनिकेट करें, प्यार से बात करें, उनके साथ एहसास से बात करें। अगर आपस में आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा तो ही जो है घर के हालात भी बेहतर होंगे, आपका जो रिलेशनशिप है वो बेहतर होगा। तो जो रिलेशनशिप है, ताल्लुकात हैं, वो हमेशा एहसास के साथ और मोहब्बत के साथ ही चलते हैं आगे। मार धाड़ ज़ोरदार करने से या सख्ती करने से जो है ताल्लुकात हमेशा ख़राब होते हैं, उसके कभी भी अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं वो नहीं आते हैं। तो इसको बिल्कुल हम डिस्करेज करते हैं, बिल्कुल भी हम इनकरेज जो है अब्यूज़ को नहीं करते हैं जी। बिल्कुल ज़ारा, किसी को भी राइट नहीं है कि वो किसी को भी अब्यूज़ करे। आप खुद सोच लें कि अगर आपको अब्यूज़ किया जाए तो फिर कैसा लगेगा। आप
उनकी जगह पे जाके अगर सोचें तो फिर आप महसूस करते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल भी कंडेम हमें करनी चाहिए। जी बिल्कुल, नंबर्स यहाँ पर हम शेयर कर देंगे अपने। हाउ टू कंट्रोल एग्रोफोबिया इन ड्रीम्स, इस पे हम बाद में बात करेंगे, फोबियाज पे आफ्टर ईद। प्लीज़ आल्सो इनवाइट डायबिटिक डॉक्टर AKU इट वॉज डन अर्लियर। जी बिल्कुल, अभी हम इस पे देखेंगे ईद के बाद दोबारा से, क्योंकि अब तो बिल्कुल हमारे 1-2 प्रोग्राम्स रह गए हैं, तो फिर से हम प्लान करेंगे। ओके, थैंक यू नाजिश। ओके, मुझे हमेशा डर लगता है कि बेबी को कुछ ना हो जाए, प्लीज़ कुछ बताइए, बहुत बड़े बड़े ख्यालात आते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपने कहा बेबी को कुछ ना हो जाए, तो ये मुझे अब नहीं पता कि आपका बेबी जो है कितना बड़ा है या छोटा है। तो कभी कभार बहुत छोटा बेबी होता है या फर्स्ट बेबी भी होता है, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक प्रॉब्लम होता है, जो कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर कभी कभार जो है इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो आ रहे होते हैं। तो आप इनबॉक्स कीजिएगा, फिर मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर सकती हूँ कि क्या सिचुएशन है। ओके, थैंक यू हमज़ा। वालेकुम अस्सलाम मरियम, रहमत। ओके, थैंक यू अंबर। Aisha Nigat, welcome to the program. Nice to see you here. Yumna, what training can we get after MPhil in clinical psychology? देखिए, MPhil जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपकी फुली ट्रेनिंग होती है, जिसमें साइकोलॉजिकल जो असेसमेंट है, साइको डायग्नोसिस है, साइकोथेरेपी, डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, यानी आपका जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है अंडर सुपरविजन। जो PhD क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सुपरवाइज करते हैं। 2 साल की इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है, इसके अंदर आपको एक थीसिस भी लिखना होता है, रिसर्च करनी होती है, जिसके बाद फिर आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस जो है आप वो कर सकते हैं। ओके, आई थिंक सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, डियर पार्टिसिपेंट्स, मेंबर्स ऑफ माय पेज, कि आप लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। मुझे भी आप लोगों से सीखने को आज बहुत कुछ मिला है, और बहुत बहुत शुक्रिया इस दुआ के साथ कि आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। बहुत से लोग जो हैं कल एतकाफ़ पे भी जो है बैठ रहे हैं, तो उनको भी मेरी तरफ़ से मुबारकबाद, और वो हमारे लिए भी दुआ करें, हमारी कंट्री के लिए, हमारे मुल्क के लिए, और इसके लिए भी कि ये बीमारी जो अभी आई हुई है कोविड-19 की, इसका इलाज जो है जल्दी निकल आए और हम जल्दी इससे जो है छुटकारा पा सकें। और आखिर में मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी इस रेफरेंस से कि अब जो है बाज़ार भी खुल गए हैं, मॉल्स भी खुल गए हैं, और लॉकडाउन जिस तरह से पहले था वैसे नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब कोई दूसरा हमें कंट्रोल नहीं कर रहा होगा। जिस तरह से पहले हमें लग रहा था कि हम बंद हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो अब हम निकल सकते हैं बाहर। तो अब हमें अपना कंट्रोल खुद ही करना है, और हमें खुद ही जो हमने आदत बना ली है 2 महीने हाथ धोने की और फॉलो करने की, डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स को, मास्क पहन के बाहर जाने की, और चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की, तो उनको फॉलो करते हुए, SOPs को फॉलो करते हुए हमें ख़ुद अब बाहर निकलना है। हमें ख़ुद अपना भी ख्याल रखना है, और बाहर निकल के ख़ुद ही हमें डिस्टेंस जो है, चाहे कोई दूसरा हमें ना भी कहे, चूँकि हमारी सेहत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, दूसरे की सेहत भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो हमें ख़ुद ख्याल रखना है। इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए इस दुआ के साथ कि आपके आगे दिन बहुत अच्छे गुजरे। ईद वाले दिन अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ऑनलाइन आऊँगी आप सबको ईद मुबारक कहने के लिए, मैं भी सुबह 10 बजे के करीब। तो आप लोगों से मुलाकात इंशाल्लाह ईद वाले दिन होगी, और बीच में भी अगर मेरा कहीं मूड हुआ आप लोगों से बात करने के लिए किसी भी टॉपिक पे, तो मैं हो सकता है किसी भी टाइम पे ऑनलाइन आ जाऊँ। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। बाकी के सवालात जो है फिर मैं बाद में देख लूँगी कि अगर कोई रह गया है तो मुझे वापस से उसका जवाब लिखना है तो मैं लिख दूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।